हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर प्लांट एक्सपर्ट। मैं हूं मानस कुमार। और जैसे मैं मेरे पास्ट सेशन में मैं वीडियो अपलोड किया था कि आज थर्सडे को 4 PM में लाइव आने वाला हूं, बट ड्यू टू कुछ टेक्निकल रीजन में लाइव आया था बट वो स्ट्रीमिंग नहीं हो पाया। तो मेरा जो पूरा सेशन का जो वीडियो हम लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए हैं उसको मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो एक्चुअली सॉरी फॉर दैट कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाया, बट अब हम लोग जो लाइव सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड किए थे, बहुत ही लोगों का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोग उसको ऑफलाइन वीडियो में जाकर दे सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसका डिस्कशन पूरा किए हैं और नेक्स्ट थर्सडे को भी हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आज हम लोग फिर से लाइव स्ट्रीमिंग में आ गए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मानस जी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर, कैसे हम लोग फ्यूल की कंजप्शन को कम कर सकते हैं और जो एक्सेस जो भी बॉयलर में फ्यूल हम लोग दे रहे हैं उसको हम लोग कैसे करके कम कर सकते हैं और उससे बॉयलर पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी, वो सारी चीज़ के टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो मानस जी, हाँ भाई, बॉयलर इकोनॉमी के बारे से बताइए। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे? बॉयलर इकोनॉमी, बॉयलर की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट करता है बॉयलर इकोनॉमी? हाँ, आप तो अभी बता दो उसके बारे में। तो जो बॉयलर की अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो बॉयलर फ्यूल इकोनॉमी में क्या होता है, हम लोग देखे हैं जब भी ऑपरेशन में हम लोग रहते हैं बॉयलर में तो कई तरह से प्रॉब्लम्स आता है। जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई भी फोल या फिर मेन होल ओपन हो गया हो तो उसकी वजह से अगर एयर जो है इंटर करेगा बॉयलर के अंदर तो भी उसमें फ्यूल जो है कंजप्शन बढ़ जाता है ना। आपका जैसे वाटर इनलेट टेम्परेचर अगर कम होगा तो भी एक्सेस फ्यूल की आवश्यकता होती है ना। ये सारी चीज़ जो है क्या करते हैं, फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे कंडीशंस हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सही ढंग से ना होना या फिर फ्यूल का प्रॉपर ऑटोमाइज ना होना, है ना। रिफैक्ट्री के प्रॉब्लम की वजह से अगर प्रॉपर रिफैक्ट्री अगर काम ना करे या कहीं पर लीकेज हो गया हो, वो सारी चीज़ की वजह से फ्यूल इकोनॉमी के इफ़ेक्ट करता है। तो बताइए कि इसमें कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकें उसको। एक्चुअली अभी हम लोग अगर देखेंगे तो आज की डेट में पावर प्लांट तो हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। हर जगह पे पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हर जगह पे। तो आजकल के जितने भी बॉयलर यूज हो रहा है सब हाई प्रेशर वाले हैं, वहाँ पे कोई भी फ्यूल यूज कर रहे हैं लोग, तो हर फ्यूल का एक वैल्यू रहता है। ऐसा नहीं कि आप फ्यूल कहें आपको फ्री मिल रहा है, आप कैसे भी आप उसको कंज्यूम करेंगे। मतलब आप जो आपका जो आउटपुट निकल रहा है बॉयलर से, उसमें आप जो इनपुट दे रहे हो, आपका जो एम रहता है हमेशा कि आप जो इनपुट दे रहे हो, जो फ्यूल आप दे रहे हो, उसमें से जो फ्यूल जनरेट हो रहा है आपको मैक्सिमम उसमें से आपको आउटपुट गेन करने के लिए। तो आपका बॉयलर में आप कोई भी फ्यूल आप यूज कर रहे हो, जो आपका गैस फ्यूल हो गया, आपका कोल फ्यूल हो गया, आपका एलपीजी फ्यूल हो गया, सभी फ्यूल का एक स्पेसिफिक कॉस्ट रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जब भी हम लोग बॉयलर ऑपरेट करते हैं तो फ्यूल को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं। जैसे हम लोग बॉयलर के फर्नेस के अंदर हम लोग फ्यूल को कंबसन करते हैं, तो प्रॉपर कंबसन ऑफ फ्यूल एयर, आपका जो एयर में रेशियो मेंटेन करना होता है आपको। जो आप फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें उसका कंप्लीट कंबसन आपको मेंटेन करना पड़ता है आपको, ताकि उसमें जो आपका मैक्सिमम जो हीट आपको गेन करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि आप कोई भी बॉयलर में अगर आप फ्यूल यूज कर रहे हो तो उसको आप जितने कम फ्यूल में आप ज़्यादा स्टीम जनरेट करोगे उसके आपके लिए बहुत ही वो फायदेमंद रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे आपको उसके ऊपर बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए आपको। उसके रिलेटेड आपको जो भी नेसेसरी एक्शन है आपको वो लेना चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ पर्सनली कि फ्यूल इकोनॉमी आपका प्लांट एफिशिएंसी में इसका बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। आकाश पटेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मैन्युफैक्चरर डिसाइड मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ बॉयलर? मैन्युफैक्चरर्स कैसे डिसाइड करेंगे और ये एक्चुअली में कौन डिसाइड करता है बॉयलर का वर्किंग प्रेशर कितना होगा? आकाश जी, हम लोग आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि देखिए मैन्युफैक्चरर मतलब अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपको कहीं पे बॉयलर आपको स्टीम का जरूरत हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि आपका कहाँ पे आपका स्टीम जरूरत होने वाला है, आपका जो यूज ऑफ स्टीम कहाँ पे होने वाला है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मान लिया आप पावर जनरेटिंग करने वाले हैं तो आपको कितना मेगावाट चाहिए, और मेगावाट के बेस पे आपका जो प्रेशर डिपेंड करता है।
क्वांटिटी ऑफ आपका स्टीम डिपेंड करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या आप खाली एक आप किसी को भी हायर करते हैं एक पावर प्लांट सेटअप करने के लिए, एक बॉयलर सेटअप करने के लिए, आप उनको अपना जो रिक्वायरमेंट पहले उनको बताएंगे आप कि आप अगर पावर जनरेटिंग के लिए पर्पज के यूज करो तो आप उनको बताएंगे, अगर आप ब्लोअर के लिए यूज करो तो आप उनको बताएंगे, अगर आप प्रोसेस स्टीम यूज कर रहे हो तो आप उनको बताएंगे और उसके ऊपर वो आपको सजेस्ट करेंगे या फिर वो आपको जो बॉयलर मेकर है वो आपको सजेस्ट करेंगे और वो आपको एक डिजाइन क्रिएट करके देंगे। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको उनको बताना पड़ता है आपका जो रिक्वायरमेंट होता है। तो आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए, बाकी जो है वो आपका जो फ्री अवेलेबिलिटी है वो सब देख के जो बॉयलर मेकर है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कितना प्रेशर में वो आपको वो ये रहेगा मतलब प्रोवाइड कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ वो सारी डिज़ाइनिंग के ऊपर यस किए करेंगे। फिर अभी एक जय कुमार मैसेज किए हैं, क्लिंकर फॉर्मेशन क्या होता है? तो क्लिंकर फॉर्मेशन जनरली जो होता है AFBC बॉयलर, CFBC बॉयलर में देखा गया है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप लोग का बॉयलर का फर्नेस टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, फर्नेस टेम्परेचर मतलब कि बेड का टेम्परेचर बढ़ना, तो जब भी बेड का टेम्परेचर बढ़ता है बियॉन्ड लिमिट, मतलब कि आपके जो उस पर बेड मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है, क्लिंकर कब बनेगा, जब वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्ट होके क्या करता है, वो क्लिंकर का फॉर्मेशन करता है। और इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अगर आप बहुत इजीली अगर आपको बोलेंगे कि हाँ। क्लिंकर फॉर्मेशन कहीं पे भी कहीं किसी भी जगह में कैसे अगर वो होता है तो सिंपल सी बात है, आपका ओवर फीडिंग और लेस एयर फ्लो। अगर कहीं पे भी आप अगर फीडिंग आपका बहुत ज़्यादा हो गया और आपने कम एयर दिया और जो क्लिंकर फॉर्मेशन था मोस्ट प्रोबेबली आपका जैसे युगेंद्र भाई बता रहे थे कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइड बेड कम्बशन बॉयलर में होता है, CFBC में होता है या फिर आपका जो स्टोकर फायर बॉयलर में होता है। तो इसलिए वहाँ की क्योंकि आपको वहाँ पे सॉलिड फ्लूइड यूज होता है, कोल यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो कभी भी अगर आप जैसे फ्लूइडाइज कर रहे हैं बेड को, अगर आप फ्लूइडाइज नहीं करेंगे तो आपका बेड बैठ जाता है वहाँ पे, तो हाई टेम्परेचर वहाँ पे ये होता है। तो अगर आपको सिंपली कहीं पे कोई पूछता है तो क्लिंकर फॉर्मेशन कैसे होता है, आप उनको बता सकते हैं कि ओवर फीडिंग लेस, यार आपका फीडिंग ज़्यादा हो गया और आपने अच्छे से उसको फ्लूइडाइज नहीं कर पाए, तो वहाँ पे क्या क्लिंकर फॉर्मेशन होता है, लेस एयर फ्लो एंड ओवर फीडिंग, सिंपली एक लाइन में। ठीक है, हम लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं। ठीक। फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो जो फ्यूल इकोनॉमी होता है जनरली, जैसे कि अगर आपका बॉयलर का इफिशियंसी अगर 85% है मान के चलो, Okay. या फिर 90% है, तो जब भी अगर बॉयलर की इफिशियंसी में अगर कमी होगी, मान के चलो कि अगर 1% आप इफिशियंसी अगर आपका बॉयलर का डाउन हो गया, तो उसमें क्या होता है 1.3% तक क्या हो जाता है, फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाता है। तो अगर बॉयलर की इफिशियंसी अगर जैसे जैसे डाउन होते जाएगा, जस्ट उसके 2 गुना, लगभग 2 गुना फ्यूल हम लोग को ऐड करना पड़ता है। Yes. तो ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा, आप जान ही रहे हो कि कोई भी पावर प्लांट में हो, कोई पावर सेक्टर हो या फिर स्टीम जनरेट करता हो किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो हीटिंग के लिए क्यों ना हो, तो फ्यूल एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसको कम से कम जलाएं और उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें हम लोग। तो ये एक है। और बताइए मनोज जी। और एक्चुअली देखेंगे तो मतलब बॉयलर का जो एफिशिएंसी होता है मोस्ट प्रोबेबली आपका बहुत सारे वो फैक्टर लेके वो उसको हम लोग जैसे आपने बताया कि अभी बॉयलर का एफिशिएंसी 85% चल रहा है, तो आपका अगर एफिशिएंसी डाउन हो रहा है तो ओनली फ्यूल के हिसाब से वो डाउन नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ मैटर करते हैं। जैसे आपका फ्यूल हैंडलिंग हो गया, मतलब फ्यूल आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, हैंडल बॉयलर में बहुत कैसे सारे, हाँ, इसका जो टॉपिक है वो बहुत सारे, बहुत बड़ा एक एरिया हो जाएगा। हाँ। बट अगर हम लोग बॉयलर की बात करें, बॉयलर में कैसे एफिशिएंसी अगर कम होता है तो फ्यूल को अगर प्रॉपर्ली आप कंबशन नहीं करोगे उसमें तो आपका एफिशिएंसी लॉस होगा। उसी साथ और भी एरिया है, जैसे मैं बताना चाहूँगा फ्यूल रिलेटेड है, कम आपको मोस्ट प्रोबेबली बॉयलर एफिशिएंसी के लिए 3 चीज़ देखना होता है। 3 एरिया आप अगर देखेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बॉयलर का एफिशिएंसी अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो एरिया क्या होता है, वो पहला जो आपका कंबशन मैनेजमेंट, अगर आप बॉयलर में जो कंबशन कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉपर एयर फ्लो देना पड़ेगा, आपको एयर फ्लो जो है एयर फ्यूल रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सेस एयर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आपका बॉयलर का एफिशिएंसी मेंटेन रहेगा इन रेस्पेक्ट टू कंबशन मैनेजमेंट। सेकंड वन आपका हो गया मेकअप वाटर, फीड वाटर, कंडेंसेट एंड ब्लो डाउन मैनेजमेंट। तो अगर आप बॉयलर में जो हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं, एक पार्ट तो हो गया आपका फ्यूल मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट हो गया आपका हम लोग जो वाटर ले रहे हैं, वो मेकअप हम लोग जो ले रहे हैं उसका हो गया, हम लोग जो कंडेंसेट यूज कर रहे हैं सुपर टेम्परेचर थ्रॉटलिंग के लिए, या फिर हम लोग पीरियडिकली ब्लो डाउन करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉयलर की एफिशिएंसी को राइज करने में या फिर डाउन करने में। थर्ड जो हो गया आपका स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, स्टीम
तो आपने जो बॉयलर में आपने फ्यूल यूज कर लिया, कंबसन कर लिया, आपने वाटर ले लिया, स्टीम जनरेट कर लिया। अभी आप लोग जो स्टीम जनरेट किए हैं उसको आप प्रॉपर्ली कैसे हैंडल करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पर्टिकुलर प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए कस्टमर साइड में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैटर करते हैं आपको बॉयलर के एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। और उसमें आप जो फ्यूल का भी रोल है मतलब इसमें, तो हम लोग आगे जाके इस वीडियो में और डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या उसमें फैक्टर आते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हाँ सारे चीज़। हाँ 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 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। हाँ देख लो क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्या क्या आपको आगे बताते हैं? हैं। जय कुमार जी पूछ रहे हैं इवोपरेशन रेशियो क्या होता है? ओके। इवेपोरेशन रेशियो बताएंगे? एक्चुअली इवेपोरेशन रेशियो होता है आपका रेट ऑफ स्टीम जनरेटेड पर केजी पर आवर इन बॉयलर। मतलब बॉयलर आप कितना किस रेट से स्टीम जनरेट हो रहा है उसको आप इवेपोरेशन रेशियो कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको। और अगर इवेपोरेटर में अगर देखा जाए तो इवेपोरेशन रेशियो एक्चुअली क्या होता है ना, जो इवेपोरेशन रेशियो होता है भाई ये पूरा ओवरऑल बॉयलर के लेके होता है। और उसमें इवेपोरेटर का भी एक रोल प्ले कर रहा है स्टीम जनरेशन के लिए। अगर हम लोग देखेंगे तो आपका वाटर वाल भी स्टीम जनरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। तो एक टर्म है कि बॉयलर का इवेपोरेशन रेशियो क्या होता है, तो वो आपका क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड पर केजी पर आवर ऐसे करके उसका एक रहता है डेफिनेशन, वो है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? गुड इवनिंग सर जी, राजेंद्र जायसवाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आकाश पटेल, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। इसीलिए तो बैठे हैं दोस्त। बट इज ड्रम थिकनेस और ड्रम साइज etc। यस यस यस। इनका कहना है कि ड्रम थिकनेस और ड्रम साइज से ये मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर का क्या रिलेशन है? एक्चुअली जैसे हम आपको मैं बता रहे थे पहले कि जो बॉयलर मेकर डिसाइड मतलब आपको सजेस्ट करेंगे कितना वर्किंग प्रेशर रहेगा, तो उसके हिसाब से वो फिर मटेरियल डिजाइन करेंगे बॉयलर का। तो वो मटेरियल डिजाइन करेंगे तो कितना आपका कितना थिकनेस का पाइप प्लेट कहाँ पे अकॉर्डिंग, हाँ वो मतलब पूरा इंटर रिलेटेड है वो। अगर आपको बॉयलर का प्रेशर अगर मिल गया तो आप जो बॉयलर मेकर है वो उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है, कहाँ पे कितना थिकनेस का आपका प्लेट यूज होने वाला है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन बॉयलर ड्रम इन कंट्रोल वही है ना, तो छोटा छोटा दिख रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स सिंपल बात है, जैसे बॉयलर ड्रम में कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ ओके। तो ये एक्चुअली अगर हम लोग बताना चाहें तो एक लंबा पार्ट है, क्योंकि हम लोग बॉयलर में कंटिन्यूस प्रोसेस पे स्टीम जनरेट कर रहे हैं। तो वाटर में कभी वो जो सॉल्ट रहता है वो सब बॉयलर में जाकर TDS लेवल को बढ़ा देता है। हम लोग TSP इसलिए ऐड करते हैं, और TSP ऐड करने के बाद वो एक स्लज फॉर्मेशन में क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम लोग जो स्लज है बॉयलर का जो TDS है, एक पर्टिकुलर TDS लेवल मेंटेन करना होता है, नॉट मोर देन। तो उसके लिए क्या है, बॉयलर में एक CBD दिया गया है, कंटिन्यूस लो डाउन। और CBD इसलिए दिया गया कि बॉयलर का एफिशिएंसी मेंटेन हो। अगर आप IBD खोल देंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉ हो जाएगा बॉयलर से, जो कि बहुत वैल्यू फॉर आपका बॉयलर के लिए एफिशिएंट नहीं रहता है। इसलिए बॉयलर में अगर आपको सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है तो आपको एज रिकमेंडेड आपका जो DM प्लांट का जो केमिस्ट है वो मैं आपको बोलते हैं कि आपको इतना CBD मेंटेन करना है। अभी ड्रम के अंदर इतना TDS है, आपको इतना मेंटेन करना है, तो आप CBD फ्लो उतना ओपनिंग कर, हाँ CBD से आप मेंटेन कर सकते हो। इनके से अगर आपका TDS लेवल किसी लिए से बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके लिए आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको फ्लो मेंटेन करना है CBD का, तो आप कभी भी IBD खोल के उसको मेंटेन करते हो। लेकिन एफिशिएंट जो रहता है वो आपको CBD से आप बॉयलर का जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है उसका मेंटेन कर सकते हैं। और अगर सॉल्ट डिपॉजिट भी अगर हो जाता है तो इनकेस अगर ट्यूब के अंदर अगर सॉल्ट डिपॉजिट हो के अगर वो मान के चलो कि कोरोजन क्रिएट कर देता है, तो उसमें एक है पर्टिकुलर कि अगर ट्यूब के अंदर 3 mm से ज़्यादा अगर थिकनेस है ट्यूब के अंदर वाटर साइड में, तो वो क्या करता है 5 to 8% आपका फ्यूल कंजप्शन को बढ़ा देता है। और अगर वही चीज़ ट्यूब के बाहर होता है ना, तो अगर 3 mm का थिकनेस अगर बाहर में अगर बना हुआ है कोरोजन का, तो वो क्या कर लेता है 10 to 15% आपका फ्यूल को बढ़ा देता है। इतना ज़्यादा यूज़ अमाउंट में तो उसको तो निकालना बहुत जरूरी है। तो CBD उसके क्या करना है, कंटिन्यू आपको रखना है
मेंटेन रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक आगे यस करते हैं। हाँ तो जैसे कि हम लोग मान के चलो कि ऑयल फायर बॉयलर है, तो ऑयल फायर बॉयलर में अगर हम लोग फ्यूल इकोनॉमी की बात करें ओके तो उसके ऑटोमाइजिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे अगर ऑटोमाइजिंग ढंग से ना हो तो भी क्या फ्यूल में मतलब कंजप्शन बढ़ता है क्या, फ्यूल कंजप्शन? एक्चुअली मान ली ऑयल फायर बॉयलर है तो आपको जैसे उसका डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। आपको अगर उसका डेंसिटी पता है तो आप उसको इजीली उसको कंप्लीट कंबसन कर सकते हो। और आप जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपका एलडीओ यूज हो रहा है, लाइट डीजल ऑयल आप किसी बॉयलर में यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ऑटोमाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जो एलडीओ अमाउंट ऑफ एलडीओ आप बॉयलर में इंग्रेस कर रहे हो उसको कैसे प्रॉपर्ली कंबसन होगा वो डिपेंड करता है आपका ऑटोमाइजिंग सोर्स का जो प्रेशर है। अगर मान लीजिए आप स्टीम यूज कर रहे हैं बाय ऑटोमाइजेशन तो उसका आपको एडिक्वेट प्रेशर मेंटेन करना होता है। अगर आप ऑटोमाइजेशन के लिए आप अगर सर्विस एयर यूज करें तो उसका भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो क्योंकि हम लोग जब बॉयलर के अंदर किसी भी ऑयल बर्नर लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, ऑटोमाइजेशन सोर्स है वो आके एलडीओ का बॉयलर के अंदर सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो इसीलिए आपको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है ऑटोमाइजेशन सोर्स पे। अगर आप प्रेशर कम रहेगा तो बॉयलर के अंदर जो है आपका जो ऑयल है उसका सरफेस एरिया अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा, जिसके चलते आपका कंप्लीट कंबसन आपका अमाउंट नहीं हो पाएगा बॉयलर का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका 100% आप एलडीओ दे रहे हो और आपका ऑटोमाइजेशन सही से नहीं हो रहा था, आपका 30% 25 जो ऑयल है वो नीचे आपका गिर जाता है। तो आप उसको एफिशिएंटली आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपको ऑटोमाइजेशन का, अगर आप एलडी यूज कर रहे हैं मतलब ऑयल बर्नर यूज कर रहे हैं तो आपको ऑटोमाइजेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए विद एक एडिक्वेट प्रेशर। और जैसे कि हम लोग अगर ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा क्या है, स्टीम से करना है या फिर एयर से करना? वो डिपेंड करता है कौन सा फ्यूल है। अगर आप लाइट डीजल ऑयल कर रहे हैं तो वो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसीलिए आप उसको एयर के थ्रू कर सकते हैं। बट जैसे कहें एचएपी यूज होता है, एचएफओ या फिर पीसीएल, एचएफओ क्या होता है, हैवी फ्यूल ऑयल, तो वो बहुत ज़्यादा डेंसर रहता है। तो उसके लिए आपको एक स्टीम लाइन से ऑटोमाइजेशन करना बहुत ही वो सही रहता है। तो डिपेंड करता है वो कौन से फ्यूल आप यूज कर रहे हैं। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेजर हीट लॉस इन ऑयल फायर्ड बॉयलर कैसे पता किया जा सकता है? मेजर हीट लॉस वो अगर आप बता सकते हैं कि वो बॉयलर का कैपेसिटी कितना है, कैसे वो है। अगर बड़ा बॉयलर है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका बॉयलर में जो हीट लॉस होता है वो एक्सेस है, ठीक है, तो उस बॉयलर में आपको मेंटेन कीजिए। आप जो सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करो बॉयलर में वो एडिक्वेट हो, बहुत ज़्यादा डैम्पर ना खुला हो। अगर आप छोटे बॉयलर की बात कर रहे हैं, बड़े बॉयलर की बात करते हैं आपको तो ऑक्सीजन दिख जाता है आपको। तो उसके हिसाब से आपको ऑयल फायर बॉयलर में मोस्ट प्रोबेबली आपको जो कंबसन एयर है उसका जो प्रॉपर रेशियो है वो मेंटेन करने से सही रहेगा। यहाँ से पता चलेगा आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है, ड्रम का लेवल लो हो गया तो क्या करें? कृणाल पुरी का क्वेश्चन है। ड्रम का लेवल अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सडन ड्रम लेवल अगर डाउन जा रहा है, मान के चलो कि ये कंटिन्यूसली आप फ्लो बना के रखे हो स्टीम फ्लो, लेकिन अगर किसी कारण से अगर स्टीम फ्लो आपका कम हो जाता है तो उसकी वजह से अगर सडन ड्रम लेवल डाउन जा रहा है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं हो, तो आ जाएगा। इन केस अगर आपका फीड वाटर लाइन का सप्लाई में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसकी वजह से अगर ड्रम लेवल नीचे जा रहे हैं तो सीधा सीधा है कि आपको इसको ड्रम लेवल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला है कि आप तो रीसर्कुलेशन वाल्व को ओपन रखना पड़ेगा सबसे पहला। और जो भी आप प्रोसेस के लिए फ्लो स्टीम दे रहे हो उसको कम करोगे। बॉयलर के अंदर जो आपका लोड है उसको कम करना है। लोड कम करना मतलब कि फ्यूल आपको कम करना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि अगर आपका बीएफपी दूसरा अगर रनिंग में आने का चांसेस है तो आप उसको फिर से गेन कर सकते हैं लोड को। तब तक के लिए आपको लोड को कम करना पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ इसमें, ड्रम लेवल लो क्या है तो नंबर ऑफ रीजन है बॉयलर ड्रम लेवल लो होने के लिए पहले आपको देखना बहुत सारे रीजन बिहाइंड क्या है और वो कहाँ तक सस्टेन कर रहा है। जैसे आपका ड्रम लेवल लो में ट्रिपिंग है -150 है मान लीजिए, अगर वो -100 तक जा गया है और वहाँ पे रुक गया तो बहुत कोई सीरियस की बात नहीं है। अगर आपका ड्रम लेवल लो हो गया, बॉयलर एमएफटी आ गया तो उसमें आपको परेशानी वाली बात है। तो पहले आप जज कीजिए, देखिए कि आपका जो रीजन ऑफ ड्रम लेवल बिहाइंड के उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है। अगर आपका कहीं पे ट्यूब लीकेज हो गया उसके लिए अगर ड्रम लेवल लो जा रहा है तो सीरियस कंडीशन है। अगर आपका जो फीड वाटर साइड में कहीं पे कुछ आ गया, आपका कोई एफसीबी वाल्व माल फंक्शन किया, उसके लिए आपको एक अलग कंडीशन का सीरियसनेस आपको इंटेंसिटी से आपको हैंडल करना पड़ेगा।
वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका ड्रम लेवल लो जा रहा है और आपके पास अगर वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। आपको बॉयलर तो ऑटोमेटिक एमएफटी आ जाएगा, बट आपको उसके बाद क्या हैंडलिंग करना है, कैसे क्या है, वो एक लंबा प्रोसेस है। आप जानना चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ड्रम लेवल हो जाएगा तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखना है कि पहले क्विक आपको जज करना है कि रीजन बिहाइंड क्या था, किस लिए ड्रम लेवल लो हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आपको वहाँ पे ये लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और बताइए। रेकी पूछ रहे हैं सेलेम स्टेनलेस क्या होता है? सेलम स्टेनलेस स्टील। यस। तो सेलम प्लांट में स्टेनलेस स्टील बनता है, उसके हाँ, बारे में चला। ये और कुछ नहीं है, सेलम प्लांट में ही सेलम स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बर्तनों वगैरह में किया जाता है। एक कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और अच्छा इफेक्टिव रहता है आपका बैक्टीरिया वगैरह से भी। ओके, सुरेश यादव पूछ रहे हैं 4 टन का फायर ट्यूब बॉयलर जो 24 घंटे में 56 टन पानी लेता है, 24 घंटे में कितना स्टीम बनाएगा? 4 टन का फायर ट्यूब बॉयलर है, ओके। 24 टन में 56 टन पानी ले रहा है, तो 24 घंटे में स्टीम कितना बनाएगा? और अगर 24 घंटे को छोड़ दीजिए, 56 टन पानी में कितना स्टीम बनेगा? 56 टन अगर स्टीम है तो आपको मतलब 56 से नीचे स्टीम बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली आप 50 के आसपास बन सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर ऑफ लॉसेस है वहाँ पे। आप लो डाउन मारेंगे, ये करेंगे तो मतलब जितना आपने वाटर दिया है उतना स्टीम बनेगा बॉयलर पे। डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे आपने यूज आप स्टीम आप कम कर हाँ, पाओगे, तो लॉसेस मोस्ट प्रोबेबली नियरेस्ट 56 के आसपास से स्टीम बनाएगा। वो डिपेंड करता है क्या क्या आप लॉस कर रहे हैं। आप कहीं पे अगर आपने ब्लो डाउन वाल्व खोल दिया तो उसमें आपका इनपुट तो क्या 56, लेकिन आउटपुट तो 56 नहीं रहेगा ना, तो डिपेंड करता है। बट 56 से ऊपर नहीं रहेगा, 56 से नीचे रहेगा 45-50 से आपका ऐसे बता नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आप बॉयलर चला रहे हैं। आप जानेंगे अगर बॉयलर आप चला रहे हैं और आपने ब्लो डाउन बिल्कुल नहीं खोला है, आपने प्रॉपरली वाटर को जो है यूटिलाइज करके स्टीम बनाया, तो मोस्ट प्रोबेबली 56 है तो 50 के आसपास तो स्टीम बन जाएगा, 50-53, क्योंकि वाटर जितना आप इनपुट देंगे उतना आपका आउटपुट स्टीम बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएपी और एमएपी बर्नर्स क्या होते हैं? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं भी। ओके, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन लेते हैं। बॉयलर फीड वाटर से डिजॉल्व गैसेस को कैसे रिमूव किया जाता है? अच्छा बताओ, कि बॉयलर फीड वाटर से डिजॉल्व गैसेस को कैसे रिमूव करते हैं। तो बॉयलर फीड वाटर में एक और भी ऐड करते हैं डीएरेटर करके। डीएरेटर में क्या होता है, वहाँ से हम लोग डिजॉल्व जो ऑक्सीजन्स हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन्स को हम लोग वहाँ से रिमूव करते हैं जनरली डीएरेटर पर। और अगर कुछ और बच जाता है तो उसके लिए फिर अमोनियम का उपयोग किया जाता है। अमोनिया लिक्विड को वहाँ पर एलपी डोजिंग पर डोज किया जाता है, वहाँ से ही उसको हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। और इसके प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे से जानना हो तो और कमेंट्स कीजिएगा, हम लोग उसको बता देंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको डिजॉल्व गैसेस है, मतलब क्या फीड वाटर में जो मोस्ट प्रोबेबली डिजॉल्व गैसेस होता है आपका ऑक्सीजन एंड CO2 रहता है। और आपको ऑक्सीजन एंड CO2 रिमूव करने के लिए आप बॉयलर में आपका आप सोडियम सल्फेट यूज करते हो, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी यूज करते हैं। एमोनिया पीएच बूस्टिंग रहता है, बट ये दोनों आप यूज करते हो डिरेटर में। तो मोस्ट प्रोबेबली आप डिरेटर में जो आपका मैकेनिकल डिरेस है वहाँ पे, उसमें क्या आप बॉयलर का वाटर को टेम्परेचर हीटअप करके आप पहले बॉइलिंग टेम्परेचर अचीव कर लीजिए। उसमें फिर आप केमिकल यूज ऐड कीजिए, हाइड्रोजन या फिर सोडियम सल्फाइड। तो उसमें क्या होगा आपका, अगर हम लोग हाइड्रोजन यूज करेंगे तो आपका जो भी CO2 और O2 है वो N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डिजॉल्व गैसेस है डिएटर में रिमूव होता है, जैसे योगेन भाई बता रहे थे, विद हेल्प ऑफ टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर राइज करके और उसमें आपका केमिकल ऐड करके। उसी को ही डीऑक्सीजनेशन और डीगैसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। डीऑक्सीजनेशन मतलब कि सिर्फ वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना, और डीगैसिफिकेशन मतलब कि वहाँ से जो भी और डिजॉल्व गैसेस हैं CO2 वगैरह वो सारी चीज़ को रिमूव करना डीगैसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट ठीक है, अगला क्वेश्चन है FBC बॉयलर 15 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम आया था उसमें, द बेड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंड वी हैड टेक शट डाउन एंड चेक APH लीकेज नोजल क्लोजिंग एंड चेक मेन बॉक्स। Then ID fan operation increase from 50 to 52 to 63, FD fan का 80 से 82, 90, 91% खुल गया, फ्यूल इंक्रीज हो गया 33 से 49% तक, कैन बी एबल टू प्रोड्यूस ऑन अर्लियर डाटा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा और शॉर्ट कीजिए उसको। नहीं देखिए बताता हूँ, 15 दिन पहले इनके बारे में प्रॉब्लम आया था, ठीक है, जिसके कारण इनको शट डाउन लेना पड़ा।
APH चेक किए तो APH के नोजल में कुछ प्रॉब्लम था शायद, फिर विंड बॉक्स चेक किए। ID फैन का जो डैम्पर है वो 50, 52 और 63 तक चला गया, ठीक है। 50, 52 और 63 तक। हाँ, FD फैन का डैम्पर 80 से लेकर 91 तक ओपन हो गया। फ्यूल इनका 33 से लेकर 49% तक चला गया। तो पहले वाले जो डाटा हमने दिया है उसमें फ्लूइडाइज्ड होगा या नहीं होगा, ऐसा जानना चाहते हैं शायद। एक्चुअली क्या है, इनका प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, मतलब किसी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हुआ क्या? थोड़ा सा और बोलिए एलिब्रेट करने के लिए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। दिलीप कुमार विश्वल मैसेज हटा लिए हैं अपना। सर, पल्वराइज्ड कोल फायर्ड बॉयलर का डिटेल PDF मिलेगा क्या? मिल जाएगा, एक्चुअली डाटा हम लोग के पास है, बट आप ठीक है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ठीक है। अगर ये बस डाटा इसमें है, वो क्या जानना चाहते हैं पता चलेगा तो ना, ऐसे में क्या देंगे? अच्छा हाँ ठीक है। अब आपको जो रिक्वायरमेंट क्या है वो बताइए, आप पूरा आपको स्पेसिफिक किस टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं, किससे रिलेटेड उनको PDF चाहिए? ओके ओके कैसे ठीक है, किससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए वो बता दीजिए, हम लोग उसको प्रोवाइड करने की कोशिश हाँ, करेंगे। PDF मिल जाएगा या उसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगा जो भी टॉपिक हाँ, बताएंगे? वीडियो चाहेंगे तो वीडियो मिल जाएगा या PDF मिल जाएगा। ओके, एक और अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीम ट्रैप क्या होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रीम ट्रैप यूज होने वाला ट्रैप कौन सा है और क्यों? इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और बता दीजिए। हाँ, पास्ट वीडियो में इसका और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था पास्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कस भी किए थे कि स्ट्रीम ट्रैप का जो यूज है आपका, जैसे हम लोग वॉलेट से स्ट्रीम जनरेट कर लिए, उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग करना पड़ता है आपको। अगर मान लीजिए आप अगर किसी लाइन में भेज रहे हैं तो उसका क्या पर्टिकुलर आपको एक लाइन का वेलोसिटी मेंटेन करना होता है, आपको लाइन का जो प्रेशर ड्रॉप है वो आपको एक रेंज में रहना होता है, तब जाके आप जो स्ट्रीम आप कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका जो लॉसेस है आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसी हैंडलिंग ऑफ स्ट्रीम में आपका एक आता है स्ट्रीम ट्रैप, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी भी लाइन में स्ट्रीम फ्लो करवाते हैं तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ कंडेंसेट जनरेट होता है, जो कि हम लोग उसको ड्रेन खोल के उसको डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल अगर लाइन खोल देंगे ड्रेन तो उसमें कंटिन्यूसली आपका कंडेंसर का साथ ड्राई स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से आपका लॉस होता है। इसलिए आप क्या करते हैं, उस लाइन में एक स्ट्रीम ट्रैप लगाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में जो स्ट्रीम ट्रैप यूज होगा थर्मोडायनेमिक वाला, क्योंकि वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है। उसमें आप मतलब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर उसमें आप थर्मोडायनेमिक स्ट्रीम ट्रैप है तो उसमें आप मोस्ट प्रोबेबली जो 90% है आपका कंडेंसेट ही रिमूव होता है वहाँ पे, आपका ड्राई स्ट्रीम को वो बिल्कुल जाने नहीं देता। और आप स्ट्रीम थर्मोडायनेमिक स्ट्रीम का मैं बताना चाहता हूँ, अभी हम लोग इसके बारे में वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, और अभी और कुछ डाटा आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में थर्मोडायनेमिक स्ट्रीम का जो है बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे ये स्टीम कंजप्शन जो वेस्ट हो रहा है उसको थोड़ा सा लॉसेस को कम करना, हाँ, इसीलिए स्टीम ट्रैप का उपयोग किया जाता है। कंडेंसेट को बस वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और स्टीम को एक्स्ट्रा जो लॉसेस है उसको बचा लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर प्लांट में सुपर हीटर स्टीम। थोड़ा दिलीप कुमार जी आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, सुपर हीटेड स्टीम क्यों यूज़ किया जाता है? अच्छा, सुपर हीटेड स्टीम क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों यूज किया जाता है? हाँ सुपर स्टीम, हाँ, अच्छा। पावर प्लांट में एक्चुअली पावर जनरेटिंग के लिए आप जितना हाई सुपर हीटेड स्टीम यूज करेंगे आपको उतना एफिशिएंटली आपको जो वर्क डन मिलता है नॉर्मली। अगर आप रैंकाइन साइकिल देखेंगे, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल देखेंगे तो उसमें जितना आप स्टीम टेम्परेचर हायर लेके जाएंगे आपका ओवरऑल प्लांट का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए सुपर हीटेड स्टीम का यूज किया जाता है पावर प्लांट में। आप टर्बाइन को रोटेट कर रहे हैं तो अगर आप सैचुरेटेड स्टीम देंगे, वेट स्टीम देंगे तो टर्बाइन से जितना आउटपुट मिलेगा उसके कंपैरिजन में अगर आप टर्बाइन में सुपर हीटेड स्टीम देंगे तो उसमें 10 टाइम उसका ज़्यादा आपको आउटपुट मिलता है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट में सुपर हीटेड स्टीम यूज होता है। ऐसा है ना? मेन और उसका प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आ जाता है। हाँ। अगर हम लोग डिसुपरहीटेड स्टीम का अगर उपयोग करेंगे तो क्या होगा, एक बार हीट होगा फिर उस पर कंडेंसेट जो भी पार्टिकल्स जाएगा वो उसके फिर ब्लेड को पूरा बर्बाद कर देता है। इसलिए सुपरहीटेड स्टीम ज़्यादा जरूरी है और ज़्यादा एफिशिएंसी उससे गेन कर तो सकते गेट मैक्सिमम आउटपुट और हाई प्रेशर पर उसको लिया जा सकता है ज़्यादा। नेक्स्ट ओके, अगला क्वेश्चन है, थर्मल स्ट्रेस क्या है? बताएंगे? बता दीजिए। बताओ। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे थर्मल मतलब क्या, हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। तो आप कहीं पे बॉयलर में अगर मान लीजिए हम लोग वाटर वॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर अनइवन टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस आएगा। मान लीजिए अभी एक पाइप आपको हीट कर रहे हैं, उसमें आपने 1000 डिग्री दे दिया, फिर आपका कुछ रीजन से आपने टेम्परेचर तुरंत 500 डिग्री कर दिया, तो क्या उसमें सडन आपने टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, आप टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा उसमें
थर्मल स्ट्रेस आता है, उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। 4 टन का फायर ट्यूब बॉयलर के गेज ग्लास में वाटर लेवल कितने से कितने तक मेंटेन करेंगे? वो गेज ग्लास में वाटर लेवल कितना मेंटेन करता है? हाँ, वो तो एक्चुअली 4 टन हो गया, 10 टन हो गया, 50 टन हो गया, वो टन के हिसाब से टर्म लेवल जो मेंटेन करना वो नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो 50% से नीचे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, 40 से 50% आप फायर ट्यूब बॉयलर। हाँ, तो उसमें भी आप गेज ग्लास में आपका जो मिडिल वाला है, आप इजीली समझ पाएंगे, मिडिल मतलब मिडिल से नीचे थोड़ा सा 40 से 50% आप मेंटेन कीजिए। आप 4 टन होगा तो चलेगा, और आपका हर जगह पे यही मेंटेन होता है मतलब। और इसमें एक वो चीज यूज करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में, मोबरी करके, है ना, उसको ड्रम लेवल को मेंटेन हाँ, करने के वो लिए। लो वाटर कट ऑफ वाला जो रहता है, लो वाटर Yes, या yes. फिर हाई वाटर कट ठीक, ऑफ ठीक, जो भी ठीक। है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांट एबल टू फ्लोटाइज बेड ऑन अर्लियर डाटा एज आई मेंशन FDID एंड कोल कंजम्पशन इंक्रीज्ड। अच्छा, लेकिन इनका कहना है, बेड को फ्लोटाइज नहीं कर पा रहे थे ये। मतलब मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ कि पहले एक डाटा था इनके पास, उसमें उनका बॉयलर अच्छे से फुटेज होता था। उसी डाटा अगर आज शटडाउन के बाद आज वो डाटा से मान लें उस टाइम अपने आईटी फैन का डैम्पर इतना मेंटेन होता, फुटेज होता था। उस टाइम अगर आप एफडी का डैम्पर इतना मेंटेन होता तो आप फुटेज होता था, लेकिन आज के डेट में वो नहीं हो रहा है आफ्टर शटडाउन। ऐसा है ना, तो आपने आपको जो सेकेंडरी एयर का आपका जो एयर फ्लो है आपने उसमें बताया नहीं, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? जैसे पहले आप जितना एफडी एयर फ्लो मेंटेन करते थे अभी उतना मेंटेन कर रहे हैं क्या? वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि आपको जो परेशानी है वो सेकेंडरी साइड से ही है, सेकेंडरी एयर की साइड से ही है। उसमें कितना अमाउंट ऑफ आपका जो फैन है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, अगर आपका फ्लो दिखा रहा है तो वो एडिक्वेट सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है, क्योंकि आपका आईटी फैन डैम्पर बढ़ गया है। मतलब भाई जो हाँ, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपका जैसे एफडी फैन का सक्शन वाल्व जितना पहले खोले थे उतना ही अगर खोले हो, लेकिन पता चल रहा है कि आपका मेंस जो लगा है फिल्टर, क्या पता वो चोक हो गया हो, जिसको जैसे प्रॉपर वो सक्शन ना कर पा रहा हो। अगर सक्शन प्रॉपर कर रहा है तो पूरा फ्लो जा रहा है, तो कहीं पे लीकेज तो नहीं है। ये सारी चीज डेटा को आपको देखना पड़ेगा। ओके, एक और क्वेश्चन है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 18 केजी से कम सीधा लो प्रेशर, 18 केजी से ज़्यादा अगर है तो हाई प्रेशर। लीटर में 22.10 कुछ था ना? नहीं, वो तो आईबीआर 1950 का जो डेफिनेशन है वो 22 उसमें सारे बॉलर आते हैं। बट अगर आप इसको देखेंगे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो सिंपली अगर आप थियोरेटिकली जाएंगे तो लेस देन 80 kg पर सीएम स्क्वायर जो आपका लो प्रेशर हो गया, मोर देन 80 हो गया वो हाई प्रेशर होगा। अगर आप बॉलर में जाके देखना चाहते हैं तो वो अलग थोड़ा सा है, मतलब उसमें ओके, अगर ये कपूर पटेल पूछ रहे हैं पीडीएफ किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे? अच्छा, ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस मेल करेंगे। आईडी। हाँ, हाँ, आप मेल मेल ID आईडी दे दीजिए, हम ओके। आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है। नो सेकेंडरी ईयर, ओनली प्राइमरी ईयर। सेकेंडरी सेकेंडरी ईयर के बारे में पूछा है, सेकेंडरी ईयर नहीं है उनके पास, शायद सेकेंडरी तो ईयर फ्लोटाइज कहाँ से करते थे? हाँ, शायद सेकेंडरी ईयर होगा ही नहीं ना। नहीं सेकेंडरी तो रहेगा हम ही। तो- सेकेंडरी ईयर मतलब वो ये समझ रहे होंगे, जैसे मैं जब पहले प्लांट में काम कर रहा था ना, वहाँ पे सेकेंडरी ईयर का अलग से एक लाइन था, हाँ। उसको जरूरत पड़ने पे यूज किया जाता था। अच्छा, वो ओवर एयर फायर। हाँ, यस यस। उसमें वैसे जनरल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, हम्म। बाकी जो एफडी का ईयर आ रहा वही था, एक लाइन अलग से उन्होंने लगा दिया था फर्नेस के बीच में। हाँ, नहीं मैं समझ गया। हाँ। जब तो ठीक है, आप जो यूज कर रहे हो ना फ्लोटाइजिंग के लिए, आप जो यूज करते हैं, मान लीजिए उन्होंने पीएफ एक और है। ऐड किया है कि कोई लीकेज नहीं है, एयर साइड से कोई लीकेज नहीं है। अच्छा, तो वो एक्टिव फैन का मतलब जो पीएफ फैन का प्रेस एडिक्वेट दिखा रहा है क्या फ्लो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले आपका फैन का जो कैपेसिटी एफिशिएंट चल रहा है कि नहीं उसको आप पहले देखिए। फ्लोटाइज नहीं होने का एक और रीजन हो सकता है बेड में क्लिंकर आ गया हो। हाँ, वो तो सिंपली पता चल जाएगा। नोजल जाम हो गया। हाँ, क्योंकि अपन नोजल चेक किए बोला था, कहाँ का चेक किए थे? एपीएच चेक किए थे बोले थे। नोजल तो चेक किया था ऐसा नहीं। हाँ। नोजल में एपीएच बोले वाले, लेकिन मुझे लगा वो विंडोज का नोजल चेक किया हाँ। किए होंगे वो लोग, क्योंकि हाँ। एपीएच में नोजल होता ही नहीं कहाँ पे। हाँ, पहली ये बार तो नहीं सुना। था। नेक्स्ट। हैवी बेड हाइट ज्यादा हो गया हो, कोयला ज्यादा आ गया हो उसमें। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है ना, अगर आपका क्लिंकर हो गया तो आपका क्या विंडो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप तुरंत पता कर सकते हो कि आप अगर हवा दे रहे हो और वहाँ पे आपका हवा नहीं खुल विंड रहा। बॉक्स प्रेशर लिखा नहीं है, सिर्फ एफडीआईडी का डैम्पर लिखा है। हाँ, नहीं वो अगर आप जैसे पटेल जी बोल रहे हैं कि उनके वहाँ पे लीकेज नहीं है, तो अगर क्लिंकर चेक कीजिए, क्लिंकर होगा तो आपका विंडो प्रेशर तो मेंटेन होना चाहिए ना। हाँ। तो आप विंडो प्रेशर पे देख के मेंटेन कर सकते हैं। बट
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है देखेंगे तो, क्योंकि मैं एक्चुअली तो हमने समझ नहीं इसके लिए बहुत सारे डाटा चाहिए। हाँ, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा डाटा चाहिए। डाटा चाहिए बहुत सारा, और मोस्ट प्रोबेबली एफबीसी बॉयलर में क्लिंकर का बहुत बड़ा रीजन होता है, उसके चलते बहुत सारा ऐसे रिएक्शन आते रहते हैं। मैं फ्रेशर हूँ, बीए किया हूँ, बॉयलर में जॉब कैसे लूँ? कपूर पटेल। आपने पहले तो देखना पड़ेगा आप कब से पास आउट हो, क्योंकि अगर टेक्निकल स्किल पे आप अगर बी के बाद आपका 2 साल भी गैप होता है ना, तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है लेने के लिए मना कर देते हैं, तो इसीलिए आपको कहीं पे पूरा एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, रिसेंट अगर आपने बी पास आउट किया, तो आपको अगर हो पाता तो आप एनपीटीआई कर लीजिए, क्योंकि आप अच्छे अप्रोच लगा सकते हैं, या फिर एनपीटीआई हो गया, नहीं तो फिर से अगर आप कोई प्लांट में अगर मिल जाए तो हाँ 2 किसी साल रेफरेंस से, हाँ रेफरेंस से हो जाए, तो बॉयलर में आप जाके वहाँ से फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आप कर सकते क्या हैं। आकाश पटेल लिख रहे हैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एपीएच लीकेज फैन इज कम्प्लीटली वर्किंग। विंडवर्क प्रेशर कितना है बताइए तो। पूरा डेटा लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं तो पंडित जी आप अपना बिफोर एंड आफ्टर का पूरा डेटा चाहिए। डाटा चाहिए, हम लोग इसके बारे में कभी बैठ के चर्चा कर लेंगे पूरा। आप फर्स्ट पर्टिकुलर आपके लिए एक ऑफलाइन वीडियो हम लोग बना के छोड़ देंगे, ठीक है? हाँ, कि ऐसा कंडीशन आने से क्या होता है आपको। देयर इज नो प्रॉब्लम एट एनी साइड। ओके, तो वही वाला है। बहुत सारे डेटा चाहिए इसके लिए एक्चुअली में। और डैम्पर बढ़ गया तो आपने शॉट डाउन के बाद कैलिब्रेशन किया था कि आपका जो सेक्शन डैम्पर आईडी फैन की उसमें लिमिट सेट होना बहुत मतलब जरूरी है, कभी भी उसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है, तो वो सब डाटा देखना पड़ेगा। बट फिर भी जो आपका डाउट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको। जी, बेड उनका फ्लोटाइज नहीं हो रहा है, एफडी का एयर बढ़ता जा रहा है, आईडी का डैम्पर खुलता जा रहा है, कहीं पे कोई लीकेज नहीं है, तो हवा जा कहाँ रहा है? वही है ना, मतलब विंडवर्क प्रेशर में देखना पड़ेगा। हाँ। और आपको जब भी जो बेड मटेरियल वहाँ पे सैंड यूज हो रहा है कि आपका बेड मटेरियल यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम से लिखा है, वो डिपेंड करता है। लैगिंग ऑफ स्टीम क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है? लैगिंग ऑफ स्टीम, अच्छा, उसके ऊपर एक सुपरहीटर पूछे देखिए। हाँ, सुपर हीटेड लीक हो गया तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, बताना चाहोगे आप? बताओ। बताइए आप। अच्छा एक्चुअली सुपरहीटर लीक हो गया तो आपको डिपेंड करता है कि कितना लीक हुआ है, कितना पिनहोल लीकेज हो गया, तो उसका अलग रिएक्शन आपको आने वाला है, उसका अलग फिनोमेनन बनेगा डीसीएस के फील्ड पे। अगर आपका बहुत बड़ा लीकेज हो गया तो उसका अलग फिनोमेनन बनेगा डीसीएस पे। तो अगर हम लोग मान लीजिए मेजर लीकेज हो गया सुपरहीटर में, तो वहाँ पे क्या होता है आपका एक पहला जो चीज़ अगर आप एज डीसीएस में अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें डीसीएस में उसका क्या फिनोमेनन आते हैं, तो आपका जो ड्राफ्ट है पर्टिकुलर उज्जवल में वो बढ़ जाता है। फिर आपको सुपरहीटर लीकेज होने का आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली? डिफरेंस बिटवीन ड्रम प्रेशर और सुपरहीटर प्रेशर आप देखोगे। मान लीजिए आपका ड्रम प्रेशर और सुपरहीटर के प्रेशर के बीच आपका 1 या 1.5 kg का डिफरेंस हमेशा रहता है, ठीक है? आप कभी भी ड्यूटी जाते हो आप पहले देख लिया कीजिए कि आपका ड्रम प्रेशर और सुपरहीटर प्रेशर में कितना डिफरेंस है और वो नॉर्मल है कि नहीं। अगर आपका 1 kg मेंटेन हो रहा है डिफरेंस और अभी आपको सुपरहीटर में लीकेज हो गया तो वो जो प्रेशर डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, 3 kg 4 kg मेंटेन होता है। आप वहीं से पता कर सकते हो सुपरहीटर में लीकेज हो गया है। और लीकेज हो गया तो आपको कभी कभी फील्ड ऑपरेटर जाके वहाँ पे मैनुअल एरिया में जो हिसिंग साउंड आता है उसको भी वो साउंड से भी ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट और वो बहुत ही वेरिएबल वाला रहता है आपको ड्रम प्रेशर और सुपरहीटर प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है उसको पता करेगा, तो उसको देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाता है सुपरहीटर क्यों लीक होता है। और इसके पूछे क्या उन्होंने कि क्या करते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, ऐसा पूछे हैं क्या? नहीं। कैसे पता करेंगे पूछे थे ना? हाँ, कैसे पता? ठीक है, तो आप ड्रम प्रेशर और सुपरहीटर मतलब मेन स्ट्रीम प्रेशर के बीच डिफरेंस देखिए, वो अगर बढ़ गया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तब। ओके, एपीएच लीक हो गया तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, एपीएच लीकेज के लिए तो ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ऐसे बता देते हैं। जब भी आपका एपीएच लीक होगा तो आपको 2 जगह से क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है? एपीएच लीक होगा तो एक तो आपका आईडी फैन पे जो सक्शन है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव जाएगा फर्नेस अगर ज़्यादा बड़ा लीकेज है तो। अगर छोटा लीकेज है तो आप उसको ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करके आप एपीएच के लीकेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें आपका जो आइडियल टेम्परेचर होता है ना फ्लो गैस का, वो टेम्परेचर पर भी हाँ थोड़ा सा कमी हो वो जाएगा, भी थोड़ा सा आपका वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा एपीएच में। आपका जो आप अगर मान लीजिए आपके वहाँ पे कितना टेम्परेचर प्रूफ है उसके साथ बोथ साइड अगर टेम्परेचर प्रूफ है लेफ्ट साइड राइट साइड तो उसमें भी पता चल जाता है कि
एक दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, पैरेलल रहता है। अगर किसी साइड अगर आपका टेम्परेचर कम आ रहा है तो वहाँ भी पता चल सकता है। बस मोस्ट प्रोबेबली आपका आईडी इनलेट में जो टेम्परेचर है वहाँ से पता चल जाता है। या फिर कहीं कहीं पे एपीएच लीकेज करने के लिए बिफोर एपीएच भी एक ऑटो एनालाइजर लगा रहता है, और एक आफ्टर एपीएच भी ऑटो एनालाइजर लगा रहता है। बिफोर वाला जो है उसमें आप कंप्लीट कंबशन को मेजर करते हैं, जज करते हैं। आफ्टर एपीएच जो लगा है उसमें आप एपीएच का कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसमें कितना एयर लीकेज हो रहा है, उसमें आप पता कर सकते हैं। अच्छा, पानी हिलाता हूँ। ओके, पूछ रहे हैं कोल में कौन सा मिनरल ज़्यादा रहेगा तो क्लिंकर बनता है? कोल में मिनरल कौन सा ज़्यादा? कोल एक्चुअली क्या मिनरल मतलब कोल में जो आपका अल्टीमेट एनालिसिस होता है उसके हिसाब से कोल में मोस्ट प्रोबेबली जो क्लिंकर फॉर्मेशन का जो एजेंट है वो है एस है। ठीक है, एस काउंट एस ज़्यादा एस है। रहेगा एस तो नॉर्मली शायद अभी 37% में रहता है, और मोस्ट प्रोबेबली अभी इंडिया में जो कोल यूज है वो 37 से लेकर 40, 35 से लेकर 45 के बीच एस परसेंटेज उसमें रहता है। और मतलब सिंपल बात है कि एस परसेंटेज एस के लिए कोल का क्लिंकर फॉर्मेशन होता है, लेकिन आप कैसे उसको हैंडल करते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन हर जगह पे कोल यूज हो रहा है, वहाँ पे क्लिंकर नहीं बन रहा है। वहाँ पे भी 37-40% रहता है एस, और आप जहाँ पे यूज कर रहे हैं वहाँ पे क्लिंकर वहाँ पे 37 रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो कोल का जो मेन एजेंट है वो आपका एस है। ठीक है, उसके चलते क्लिंकर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, गेज वो पटेल जी बोले कि वहाँ पे उनके यहाँ पे विंड बॉक्स में कोई गेज ही नहीं है। लेकिन टॉर्नेडो तो होगा ना, आप बैटरी कैसे करते हैं? गेज तो रहता है ना वहाँ पे, फिजिकल गेज रहता है। रहता है, और आपको डीसीएस भी तो आपको होगा ना, नहीं तो आप बैटरी हाँ। कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे आप बैटरी करेंगे, वो देखना पड़ेगा बहुत सारा चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। वेणुगोपाल पूछ रहे हैं 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कितना कोल चाहिए? 1 मेगावाट पर आवर, हाउ मच कोल इज रिक्वायर्ड? अप्रॉक्स 3.5 से लेके 4 टन, वो डिपेंड करता है आप कौन सा टर्बाइन यूज करो, उसका एफिशिएंट कितना है, मतलब जो कोफिशिएंट स्टीम जनरेशन होता है, स्पेसिफिक स्टीम जनरेशन पर मेगावाट रहता है। क्योंकि इंडिया में जो टर्बाइन हम लोग यूज कर रहे हैं वहाँ पे 1 मेगावाट के लिए आपका मोस्ट प्रोबेबली 3.2 से लेकर 3.8 4 टन स्टीम यूज हो रहा है। और जो फ्यूल फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका स्टीम फ्लो 1 kg ऑफ कोल जनरेटिंग 1 kg ऑफ स्टीम, तो 1 टन कोल यूज करेगा 1 टन स्टीम बनेगा। तो 1 मेगावाट के लिए अगर आपका टर्बाइन 3.5 टन स्टीम ले रहा है तो 3.5 टन कोल यूज करेगा। वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक स्टीम का। एक अच्छे जो कोल रहता है वो 0.6 kg पर 1 kg स्टीम जनरेट करके देता है। हाँ, डिपेंड करता है उसका कैलोरी क्या है, जीसीवी क्या है उसमें, बट इन जनरल अगर हम लोग देखेंगे। ओके, सेकेंड क्लास ऑपरेटर हैं और डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच से किए हैं तो किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे? सेम एक्चुअली किस पोस्ट पर डिपेंड करता है कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन पे अलग डेजिग्नेशन है, अलग पोस्ट है। बट जैसे आप सेल में आओगे तो आपको ओसीटी पोस्ट मिल जाएगा, ओसीटी पोलर ऑपरेशन। और आप जैसे आईओसीएल में जाते हो तो आपको जूनियर असिस्टेंट आईवी मैकेनिकल में आपको मिल जाएगा। नहीं, प्रोडक्शन में मिलता है ना वहाँ पे, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट आईवी प्रोडक्शन। यूटिलिटी हाँ, मतलब यूटिलिटी में जो प्रोडक्शन आता है वहाँ पे, नहीं, प्रोडक्शन एक अलग डिपार्टमेंट। अच्छा, तो आईओसीएल में आपको जेई असिस्टेंट आईवी यूटिलिटी में आपको मिल जाएगा उसी पोस्ट पे। तो डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जूनियर इंजीनियर समझ लीजिए एक तरह से जेई पोस्ट है। लेकिन आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाइए, बीओई कर लीजिए, सेकंड क्लास में अटके हैं, अगर होता है तो, है कि नहीं? या फिर बीओई कर लीजिए। हाँ, वही बीओई बोल रहा हूँ, बीओई कर लीजिए या फिर बीई कर लीजिए। बीए भी कर सकते हैं, सही ओके, है। सर मैं सेकंड क्लास ऑपरेटर सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट हूँ, सेल में बॉयलर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या, जबकि बॉयलर से आईटीआई नहीं है? नहीं, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। नहीं, टेक्निकल में ले लेते हैं। नहीं, है बिना आईटीआई के? बिना फिटर के आप लेंगे नहीं। बिना आईटीआई के लिए आईटी आपको पास एनटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच पे, तब आके आप शॉर्टलिस्ट होंगे डॉक्यूमेंटेशन में। ये डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद सेकंड क्लास कर लिए हैं लग रहा है ना। नहीं, सिर्फ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट ये अलग है, दूसरा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हाँ, से हाँ, ये अलग अच्छा है। अच्छा। सुरेश यादव पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, तो उसके लिए आपको तो करना ही पड़ेगा। फिटर करना, कोई भी मैकेनिकल ट्रेन करना पड़ेगा। ना चलता डिप्लोमा प्लस नहीं, वो फिर भी आईटीआई डिप्लोमा कुछ तो भी करो यार। नेक्स्ट। आप लोग कोई क्वेश्चन फिलहाल आया नहीं है तो
थोड़ा सा हम लोग देख लें क्या कि आजकल हमको लगता है कि लोग पब्लिक जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है जॉब को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, हाँ क्या बहुत करना ज़्यादा, चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है। कौन से जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन सूटेबल है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं ये सही बात है। अगर खासकर आप लोग को बॉलर रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो आप हर थर्सडे को 4 बजे आइए, हम लोग आपको उसी का डाउट क्लियर करने के लिए, क्या बोलते हैं समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ड्रम और बॉटम रिंग हेडर में किस में ज़्यादा प्रेशर रहता है? बॉटम रिंग ड्रम ही ज़्यादा है। नहीं, ओवरऑल बॉलर में एक प्रेशर रहता है। वाटर साइड अलग है, स्टीम साइड अलग है, क्योंकि वाटर साइड का अगर देखेंगे तो कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं रहता आपका। ड्रम में जितना प्रेशर रहेगा आपका, डाउन कवर में उतना रहेगा, वाटर वॉल में उतना प्रेशर रहता है। प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आता है वहाँ पे। वाटर साइड का बता रहेगा, स्टीम साइड होगा तो अलग होगा वहाँ पे, क्योंकि उसका डेंसिटी अलग है, सब कुछ अलग है। तो अपना कंटिन्यू। हाँ, तो जैसे हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बॉयलर के में जो हम लोग जो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो मैं बताया था कंबशन मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉयलर हम जो कंबशन यूज करते हैं किस बॉयलर के लिए, कौन से टाइप के फ्यूल के लिए कितने अमाउंट ऑफ एक्सेसरी मतलब परमिसिव है और कितना आप उसको मैक्सिमम जो लिमिट है कितना ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं आपके बॉयलर में, तो उसका जो मिनिमम एक्सेस एयर का जो है वो मतलब उसमें जो रिकमेंडेड एक्सेस एयर परसेंटेज है वो 0.5 से 2% है। एक्सेस एयर आप उसमें यूज करेंगे तो वो आपका बहुत एडिक्वेटली कंबसन हो पाएगा और ना ही आपका उसमें ज़्यादा आपका ड्राई गैसेज लॉस नहीं होगा। अगर आप फ्यूल ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं किसी बॉयलर में, तो उसके लिए अलग है एक्सेस एयर का जो रिकमेंडेशन है वो है आपका 2.5 से लेकर 6% तक रहता है, लेकिन 6% बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4% के आसपास रहता है। अगर आप पल्वराइज फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं बॉयलर में, तो उसके लिए अलग रिकमेंडेशन है, वो है आपका 3.5 से लेके 8% तक। 8% तो बहुत ज़्यादा हो जाए, 3.5 जो है मिनिमम पे आप कोशिश कीजिए रखने के लिए। इसमें आपका जो बॉयलर है लॉसेज नहीं होगा, अच्छे से कंबसन होगा। अगर स्ट्रोकर फायर बॉयलर में आप कोल यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लो ग्रेड कोल यूज होता है उस बॉयलर पे, कोल का कोई साइड इफेक्ट नहीं था मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके लिए तो एक्सेस एयर बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। वो है आपका मिनिमम 4.5 और मैक्सिमम आपका 10% के रेंज में अगर आप एक्सेस एयर मेंटेन करेंगे तो आपका वो एफिशिएंटली। और कोई क्वेश्चंस? Why natural gas required Natural gas required greatest amount of excess air. least amount of excess air? Least. अच्छा, वाई नेचुरल गैस रिक्वायर्स मतलब नेचुरल गैस अगर हम फायर करते हैं बॉयलर के अंदर तो उसमें एक्सेस एयर का जरूरत बहुत कम पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो कंबस्टेबल पार्टिकल है वो उसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम लोग कोई भी फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें जो भी आपका इंग्रेडिएंट रहते हैं उसमें मैक्सिमम जो है 50 से लेके मतलब मोर देन लेस देन 50% आपका उसमें कंबस्टेबल रहता है। जैसे आपका उसमें जीसीबी सीधा मतलब आप जहाँ जिसमें ज़्यादा जीसीबी उसमें परसेंटेज ऑफ जो कंबस्टेबल पार्टिकल वो ज़्यादा रहते हैं। आप अगर नेचुरल गैस यूज करें तो उसका क्या जीसीबी बहुत ज़्यादा होगा, उसमें जो कंबस्टेबल जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसमें क्या आपको इसीलिए एक्सेस एयर वहाँ पे बहुत कम यूज होता है। वो डिपेंड करता है फ्यूल के ऊपर। हाइड्रोजन परसेंटेज। हाँ, और नेचुरल गैस में मोस्ट प्रोबेबली इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें ऑलरेडी ज़्यादा रहता है। हाँ, वो भी एक है, इसलिए कम। बॉयलर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये एक्चुअली शायद हम लोग 2 तरीके से फर्स्ट सेशन में भी सवाल फर्स्ट आया था। सेशन में आया था। हाँ, होल्डिंग तो कैपेसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? जैसे बॉयलर तो आप बॉयलर में आप वाटर फिट करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, तो उसमें कभी कभी आपको वाटर का एक डाटा शीट आपको हमेशा मैन्युफैक्चर देते हैं। अगर मान लीजिए बॉयलर का फुल वाटर करेंगे तो आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, वो डिपेंड करता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है। जैसे सिंपली अगर बोलेंगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट एरिया पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर नॉर्मल कंडीशन पे वहाँ पे स्टोर होता है, उसका एक इक्वेशन भी है शायद, तो टोटल हाइट वाइट करके। हाँ, वो आपका हाइट ट्यूब की टायर रहता है, संख्या, ट्यूब का टायर है, ट्यूब। वो सब उसको एनालिसिस करके उसको बताते हैं। बट वो प्रॉब्ली अगर आप जैसे हाइड्रो टेस्ट करते हैं, आपको जरूरत पड़ता है कितना अमाउंट कितना टन पानी लगेगा, इतना क्यूबिक मीटर का उस एरिया, तो वो सब उसके लिए आपका जो हीटिंग सरफेस एरिया पता करना मतलब रहता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ब्लोडाउन क्या होता है? मतलब फ्लो डाउन सिंपली अगर बॉयलर का पूछे तो अलग है,
ब्लो डाउन बहुत जगह पे रहता है। CBD, IBD, हाँ। EBD, PBD, ब्लो डाउन है कि बहुत सारे सिंपली blow अगर down। किसी कहीं पे आप किसी भी सिस्टम से कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड आप उसको क्या ब्लो कर रहे हो नीचे डाउन कर रहे हो तो उसको ब्लो डाउन कहते हैं। अगर सिस्टम से आप सीधा बोलेंगे तो पानी निकालना होता है। अगर बॉयलर में हम इस ब्लो डाउन टर्म यूज करेंगे तो सिस्टम से पानी निकालना होता है, इसको आप ब्लो डाउन कहते हैं। और ब्लो डाउन किस पर्पस पे करते हैं वो सब अलग है। और कुछ क्वेश्चन आया तो है? CFBC बॉयलर में EBD क्या होता है? इमरजेंसी ब्लो डाउन। हाँ, एक्चुअली क्या ना, ये नॉट ओनली CFBC बॉयलर, मैं PF सभी बॉयलर में देखा हाँ। हूँ, PF में देखा हूँ, वहाँ पे रहता रहता है। है। ये क्या, जैसे आपके बॉयलर में जनरली आपका दो रहते हैं, एक IBD रहता है, एक CBD रहता है। IBD क्या करते हैं, आप उसको TDS मेंटेन करने के लिए, CBD भी TDS के लिए है। कहीं कहीं पे IBD को इमरजेंसी के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन उस बॉयलर पे एक एडिशनल एडवांटेज है कि आपके पास स्पेसिफिक EBD है, इमरजेंसी ब्लो डाउन, जो कि ड्रम किसी भी कंडीशन अगर बॉयलर का ड्रम वो बॉयलर को पानी खाली करने के लिए वो यूज होता है, पर्टिकुलर इमरजेंसी टाइम पे वो इसको EBD बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग के पुराने प्लान में वैसे ही था, EBD था, वो ड्रम लेवल हाई जाएगा ना तो वो हाँ। ऑटो उसके लिए था, IBD नहीं खुलेगा मतलब। लगभग वो 75% और EBD का क्या है, टैपिंग ड्रम से लिया जाता है। अगर हाँ। आप जैसे बॉटम से लेंगे ना, जैसे IBD बॉटम से रहता है, आप अगर IBD खोल दोगे तो क्या होता है, आपको जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप एक सर्कुलेशन आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा पूरा, डाउन कमर से आएगा फिर वाटर वाल जाएगा, लेकिन आपने डाउन कमर से खोल दिया नीचे तो EBD इसीलिए वो बेटर रहता है। वहाँ पे इमरजेंसी ब्लो डाउन है, वो इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है। इमरजेंसी मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रम लेवल जब आपका हाई जा रहा है हाँ। तो उस कंडीशन में सुपर हीटर में पानी मत जाए करके उसको रखा जाता है EBD को। चेतन डांडे पूछ रहे हैं ब्लो डाउन इन्फॉर्मेशन CBD, EBD, IBD। अभी तो बता दिए। इन्फॉर्मेशन मतलब किस तरह? तीनों के बारे में एक लाइन में बता दीजिए। ठीक है, IBD जो है ड्रम को जब खाली करते हैं तब उसका उपयोग किया जाता है, TDS लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसका उपयोग करते हैं। इसको 0 पर लगाया जाता है, ड्रम पे 0 पे रहेगा। और जो CBD है वो 35% के आसपास लगाया जाता है। इसका क्या होता है, स्टीम और वाटर के बीच का जो लेयर है उसको बाहर करने के लिए, इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए यूज होगा। वो जो फ्लोटिंग करता हाँ, फ्लोटिंग करते रहेगा, उसको निकालने के लिए ठीक होगा। है। और जो EBD होता है वो इमरजेंसी ब्लो डाउन होता है, जो कि ड्रम लेवल जब हाई हो जाएगा तो वहाँ से पानी सुपर हीटर में ना जाए उसके लिए उसको रखा जाता है, वहाँ से उसको ब्लो डाउन करने के लिए होता है। और एक होता है PBD, पीरियोडिक ब्लो डाउन भी होता है। PBD का उपयोग हम लोग जितने भी वाटर पैनल्स हैं, मतलब वाटर वाल के जितने भी हेडर्स हैं वहाँ से उसको ब्लो डाउन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना? ऑलमोस्ट। और कुछ सवाल अभी आया नहीं है इसके हम्म, बारे में तो हम बताइए। लोग अपना- LP ऑयल बर्नर क्या होता है? हाँ, लो एयर प्रेशर ऑयल बर्नर। हाँ, तो वो एक्चुअली लो एयर प्रेशर बर्नर क्या होता है, वो अलग से डिजाइन होता है। वो मान लीजिए ऑयल फायर बॉयलर है तो वहाँ पे जो ऑटोमाइजेशन आप यूज कर रहे हैं वो उसके रेफरेंस से वो एक्चुअली इसको लो एयर प्रेशर बर्नर, उसको मतलब सिंपली बोलेंगे तो जहाँ उसमें जो बर्नर है उसमें ऑटोमाइजेशन के लिए जो आप एयर यूज कर रहे हो उसका प्रेशर बहुत ही कम रहता है। उसके लिए उसका जो ऑटोमाइजर रहता है वो डिजाइन अलग रहता है, उसका जो मिक्सर रहता है बर्नर के टीप में वो अलग से डिजाइन रहता है। ये क्या है, लो एयर प्रेशर ऑटोमाइजेशन बर्नर। और यहाँ पर जो रहता है ना एरोडायनामिक फायर बॉल के लिए अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। हाँ। जैसे कॉर्नर फायर है तो उसका अलग डिज़ाइन रहेगा। आपका वॉल फायर है तो अलग डिज़ाइन करते हैं उसको। ये सारी चीज़ हुई हैं। और हम लोग क्या बात कर रहे थे? जैसे हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग जो मैं बता रहा था कि मेकअप और फीड वाटर का भी हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बॉयलर का एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। उसमें बहुत सारे की पॉइंट है, आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होता है। जैसे कुछ आया है क्या सवाल? EBD का पोजीशन कहाँ होता है ब्रो? 75%। नहीं, EBD वो डिपेंड करता है कौन से मेकर है। जैसे BHL का था ना, वहाँ पे हम लोग के पुराने यूनिट पे BHL का था तो वहाँ पे EBD वो स्टोर बॉटम में ही था, मतलब बॉटम में था EBD। ठीक है, बॉटम में। हाँ। वहाँ पे क्या था ना, IPD जो है वो आपका डाउन कमर से गया था, CBD 30% से गया था और EBD जो वो बॉटम से गया था। IPD वहाँ पे वहीं से हाँ, दे दिए थे। हाँ, तो वहाँ पे वो स्टोरली बॉटम में रहता है EBD, क्योंकि ड्रमलर आपको खाली करना होता है। तो एफिशिएंसी वाला हम लोग बता रहे थे अभी। कुछ क्वेश्चन आया क्या ना निशिकांत? निशिकांत भाई
अच्छा थैंक यू। तो फीड वाटर और उसका जो है, आप जब बॉयलर आप रनिंग कर रहे हैं तो उसमें आप कैसे एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे, तो आपको हमेशा एक रहता है कि स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करना पड़ता है बॉयलर के अंदर स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, आपका जो टीडीएस लेवल है उसको मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि अगर टीडीएस लेवल आपका बढ़ गया, स्केल फॉर्मेशन आपका बॉयलर में हो गया, तो क्या आपके ट्यूब के अंदर एक जो स्केल डिप्रेशन हो जाएगा, इसके बाद आपका प्रॉपरली हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपको बॉयलर में लॉसेज चालू हो जाएंगे, उसके ज़्यादा बॉयलर का एफिशिएंसी ड्रॉप होता है। हाँ, जैसे अगर हम लोग देखेंगे क्या क्या इफेक्ट आते हैं अगर बॉयलर में ट्यूब में स्केल हो गया, तो उसमें क्या आपका हीट ट्रांसफर को रिड्यूस कर देता है, आपका मतलब जो अच्छे से हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लूइड का जो फ्लो है वो प्रॉपरली उसमें मतलब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक लेयर हो गया है। बॉयलर ट्यूब कभी कभी क्या वहाँ पे अगर फ्लूइड आपका फ्लो नहीं करेगा तो उसमें हीट ट्रांसफर कॉन्टिन्यूसली होगा, तो क्या वो कभी ओवरहीट हो जाते हैं, तो बॉयलर ब्रश करते हैं, उसकी जल्दी आपका एफिशिएंसी ड्रॉप होता है। आपका सीधा देखेंगे तो स्केल फॉर्मेशन हो गया, तो आपका वेस्टेज ऑफ फ्यूल है देखेंगे एक तरह से, क्योंकि आप जो फ्यूल यूज कर रहे हो वाटर को टेम्परेचर गर्म करने के लिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता मोस्ट। अगर आप स्केल को कैसे मॉनिटरिंग करोगे तो उसके लिए भी अलग एक प्रोसीजर है कि बॉयलर में कैसे स्केल हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा क्या है, तो उसको क्या है दो तरीके से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो बॉयलर अगर मेंटेनेंस टाइम है तो उस टाइम में जाके आप थिकनेस को चेक करके पता कर सकते हैं, आप ट्यूब के अंदर देख के पता कर सकते हैं उसमें कुछ लेयर है कि नहीं। और दूसरा क्या होता है कि थॉरली आपको जो किसी भी पर्टिकुलर जोन से फ्लू गैस का जो एग्जिस्ट टेम्परेचर होता है, मान लीजिए आपका एपीएच के आउटलेट में मेकर बताया कि टेम्परेचर 180 रहता है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर 200 प्लस जा रहा है, मतलब क्या है नॉट सॉरी इक्विलाइजर मान लीजिए आपका इक्विलाइजर का आउटलेट में जितना टेम्परेचर रहना चाहिए मेकर जितना बताया उसके हिसाब से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्या इक्विलाइजर में आपका हीट ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या है वो टेम्परेचर कैरियर हो गया एग्जिट जोन में चला जा रहा है सेकंड पास में, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सब है आपके बॉयलर की एफिशिएंसी को ये करने के लिए, आप इसको मेंटेन करेंगे तो आपका एक तरह से बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन होता है। और कुछ बॉक्स स्टे पता नहीं क्या, हाँ बॉक्स स्टे, ओके बॉक्स स्टे क्या होता है, क्यों लगाया जाता है? बॉक्स स्टे, हाँ बॉक्स स्टे एक्चुअली होता है ये, जैसे हम लोग बॉयलर में आयरन यूज कर रहे हैं एज ए ट्यूब, तो उसमें हम लोग जैसे वाटर फिट करके टेम्परेचर देते हैं तो क्या वो एक्सपांड होता है, ठीक है। तो वाटर वॉल तो हॉरिजॉन्टली रहता है हैंग होके, तो उसके अगर उसके लिए क्या है वाटर वॉल के चारों तरफ एक ऐसे बॉक्स लगाया जाता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो एक्सपांड होगा और यूनिफॉर्मली एक्सपांड होगा, तो उसके लिए क्या वाटर वॉल को वो मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे कैरी करके रखता है वो बॉक्स स्टे, जब भी एक्सपांशन होगा तो आपका एक रेंज पर रहेगा कोई मतलब, तो मोस्ट प्रोबेबली वाटर वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन? ट्यूब का? हाँ वाटर वॉल पैनल को, मतलब वो पैनल को वो ऐसे सराउंडिंग करके वो कैरी करके रखता है। अच्छा, और वो वेल्डेड नहीं होता वो ये टाइप का रहता है वो। चिमनी में ब्लैक धुआं क्यों निकलता है? ब्लैक स्मोक तो आपका अनबर्न है, इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कम्बशन, और इनकम्प्लीट कम्बशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, तो प्रॉपर आप एयर उसमें प्रोवाइड करें तो फिर ब्लैक स्मोक बंद हो जाएगा। इनकम्प्लीट कंबशन सीधी बात है। और कुछ CO फॉर्मेशन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, विच वन और क्यों? बेस्ट क्वालिटी स्टीम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? किसके पर्पज की जो बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल हीटिंग प्रोसेस। हाँ ठीक है ओके। जैसे हम लोग फैन पे यूज कर रहे हैं, मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में वो अच्छे पात्र का जो खाना बनता है ना बच्चों एमडीएम के लिए, तो वहाँ पे क्या है स्टीम से कुक होता है, तो वहाँ पे क्या है आपका सिलिका और स्ट्रिक्टली आप उसको मॉनिटर करना पड़ता है। बेस्ट क्वालिटी तो ऐसा डिफाइन करना मतलब मुश्किल है, बट आप जो स्टीम क्वालिटी मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या है टीडीएस लेवल को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, और सिलिका टीडीएस तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है टर्बाइन के केस में है, लेकिन आप अगर फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज करें तो उसके लिए मतलब इसका जो परसेंटेज है वो 0 एक्चुअली होना चाहिए।
देखिए और कुछ आया है आंसर जी। बॉयलर वाटर पैरामीटर्स में क्या क्या चेक किया जाता है? चेतन दांडे। अच्छा ये मेरा सेकंड क्वेश्चन लग रहा है मतलब बता फिर लिखे हैं डीएम वाटर, बॉयलर वाटर बोले ना। लिखे हैं बॉयलर वाटर पैरामीटर्स में क्या क्या चेक किया जाता है? हाँ, जैसे अगर हम लोग बॉयलर वाटर बॉयलर से जनरली दो जगह से लेते हैं, एक सीवीडी से लेते हैं, एक इकोनोमाइजर से लेते हैं। अगर आप सीवीडी मतलब बॉयलर ड्रम वाटर है, उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आपका पीएच देखना होता है, एक फॉस्फेट लेवल होता है, आपका एक सिलिका कितना मेंटेन है, वो सब देखते हैं उसमें। राइट कुछ है क्या कि ये सब देखते हैं? टर्बिडिटी, फॉस्फेट, कंडक्टिविटी हो गया, सिलिका हो गया, ये सब देखते हैं। ये सारी चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। ओके, एक और क्वेश्चन जो पीछे चला गया, व्हाई डी सुपर हीटिंग इज डन आफ्टर प्रेशर रिडक्शन? प्रेशर रिडक्शन क्या होता है? पीआरडीएस की बात कर रहे हैं शायद ये। पीआरडीएस में पहले प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, उसके बाद डिसुपरेटिंग किया जाता है उसमें। हाँ, वही जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि आपका जितना प्रेशर ज़्यादा रहेगा सिस्टम पे, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहता है, पहली बात है। ठीक है, तो अगर आप हाई प्रेशर पे आप वाटर को उसमें डिसोपेटिंग करेंगे तो आपको क्या ज़्यादा अमाउंट आपका ज़्यादा इनपुट उसमें लगेगा, सीधा बात बोलेंगे तो। इसलिए आप अगर आपको कंज्यूमर साइड में कम अमाउंट, कम प्रेशर पे, कम टेम्परेचर पे अगर आपको कंज्यूमर रिक्वायर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले उस प्रेशर ड्रॉप कर दीजिए, उसके हिसाब से आपका जो स्टीम है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का वहाँ पे कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेशर, उसके हिसाब से आप उसमें कम आपको कंडेंसेड वाटर देना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली वो बॉइलिंग टेम्परेचर के हिसाब से वो रहता है, पहले प्रेशर ड्रॉप करना होता है पीआरडीएस सिस्टम में। और कुछ है? प्रेशर रिड्यूसिंग की ड्रम प्रेशर और मेन स्टीम प्रेशर में डिफरेंट में क्या? अच्छा, ड्रम प्रेशर में और मेन स्टीम हाइड्रो के प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो हर जगह पर मेंशन है कि सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब हम लोग जो स्टीम को सुपर हीट करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट सुपर हीटिंग करते हैं, वहाँ पे प्रेशर राइज नहीं होता, ना ही प्रेशर ड्रॉप होता है। बट वो डिपेंड करता है, कहीं पे आपका हीट लॉस हो गया, आपने एक्सेस एयर प्रोवाइड करे तो वहाँ पे क्या थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप होता है यहाँ पे। मतलब ड्रम में जितना प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग मेन स्टीम में प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं रहता वहाँ पे। क्या उनका सवाल था, क्या था? ड्रम प्रेशर और मेन स्टीम हाइड्रो में डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए अगर आपका सुपर ड्रम लीकेज हो जाता है कभी, तो वहाँ पे आपका डिफरेंस आने वाला है। नहीं, इन जनरल भी डिफरेंस रहता है ना? इन जनरल रहता है, बट वो बहुत ही मिनिमम रहता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लिया स्टार्टर वेंट को ओपन कर दिया तो उसके से थोड़ा सा रहता है कि अगर आपका बॉलर नॉर्मल चले तो डिफरेंस बहुत कम रहता है। अगर मान लीजिए तुरंत डिफरेंस आ गया तो वहाँ पे सुपर हीटर में कहीं पे लीकेज हो गया, ये सिंपल बात है। ड्यू टू लीकेज इन सुपर हीटर ड्यून हो गया। या दूसरा चीज़ ये भी है कि वहाँ से हम लोग स्टीम फ्लो भी तो दे रहे हैं कंटिन्यूसली, कहीं से अगर बाहर जाएगा स्टीम का तो सिस्टम के प्रेशर से थोड़ा ड्रॉप रहेगा वहाँ पर। हाँ प्रेशर, बट वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या दोनों पैरेलल हो जाएंगे। हाँ, तो दोनों डिफरेंस parallel मेंटेन हो हो जाता है। Why do de-superheating is अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, दो बार पूछ दिया। Why do de-superheating is done after pressure reduction? जय कुमार का जवाब शायद क्लियर नहीं हुआ। भाई क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और लिख दो कि क्लियर नहीं हुआ है, दोबारा से जवाब दिया जाएगा आपके सवाल का। अच्छा, उन्होंने रिपीट पूछा है? हाँ, ओके। तो एफडी एयर फ्लो अगर 10 C/Q/H तो खतरनाक क्वेश्चन दिया। हाँ, एफडी का एयर फ्लो अगर 10 क्यूबिक मीटर पर आवर है तो इसे टन पर आवर में कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, ओके, समझ गए। ओके ठीक है, इसमें हम देते हैं क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपको कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे तो बताना मतलब एडुकेटली बताना मुश्किल है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक, ठीक है? उसको देखते हैं क्या वाई डीप वाई डॉन है प्रेशर रिडक्शन। ये सवाल तो आपने आंसर दे दिया था। नेक्स्ट ठीक है, जब तक इन लोग का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्यूबिक मीटर क्या होता है कि इससे ये क्या बोलता है, इस 2000 होता है, जैसे 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है। ओके, वैसे ही 1 क्यूबिक में 1000 क्यूबिक मीटर्स में 1 kg 1 टन का ऐसा रेशियो रहता है।
1000 क्यूबिक मीटर। हाँ, अगर 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर एयर फ्लो हो रहा है, इट Okay. मीन्स कि वो 1 टन पर आवर एयर फ्लो। तो यहाँ पे कितना बोले 10,000, हाँ मतलब 10 टन। हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऐसा। मल्टीप्लाई बाय 1000 आप कीजिए, क्यूबिक मीटर जो होगा वो आपका TPH में आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है भैया? देखते हैं। फिल्टर और सॉफ्टनर पर एक वीडियो बनाइए, कैसे काम करता है और पानी से क्या क्या रिमूव करता है। फिल्टर और सॉफ्टनर जो डीएम प्लांट में लगा रहता है। अच्छा, ठीक है, ओके ठीक ओके ठीक। इसका ऑलरेडी हम लोग PDF बना चुके हैं, उसको करना है। ठीक है, इसी यशवंत प्रकार से। परिहार हम्म, पूछ रहे हैं ABC में एक कंपार्टमेंट में कुछ बेड नोजल चोक हो गया है, चालू बेड में कैसे क्लीनिंग करें? चालू बॉयलर में के कैसे बेड cleaning फ्लोराइज नहीं हो रहा। अच्छा, एक कंपार्टमेंट का कुछ जो FD का नोजल है चोक हो गया है, रनिंग बॉयलर में उसको कैसे क्लीन करना है? रनिंग में क्योंकि वो एरिया फ्लोराइज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सिंपल बात है, आप उसमें पहले फ्यूल कटअप करके रखिए। फ्यूल तो देना बहुत रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल देंगे तो क्लिंकर फंक्शन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे फ्लोटेशन नहीं हो रहा है। और उसमें आप कोशिश कीजिए कि टाइम टू टाइम उसको फ्लोटेशन करने के लिए, मतलब ऐसे ही विदाउट फ्यूल आप उसको फ्लोटाइज करके रखिए, क्योंकि ऑनलाइन में तो उसको क्लीन करना मुश्किल है। देखेंगे तो आप क्या बीच में उसको जैसे ब्लो अप करते हैं ना हम लोग, कि आपका फ्लोटेशन टेम्पर खोल लेंगे तो इमीडिएटली क्या होता है, थोड़ा फ्लोटेज हो जाता है, फिर वो रुक जाता है। तो आपको मतलब रिपीटेड आपको विदाउट फील आपको 2-4 बार उसकी फ्लोटेशन करना है। फ्लोटेशन तो चलता रहेगा, बट आप उस कंपार्टमेंट का जो प्रेशर है, विंडो प्रेशर, आप उसको बढ़ा के थोड़ा फ्लोटेज करके देखिए। बट ऑनलाइन उसको साफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जय कुमार का सवाल क्लियर नहीं हुआ है, एक बार और बता दीजिए उसको। कौन सा वाला? रीसुपरेटिंग प्रेशर रिडक्शन के बाद क्यों किया जाता है? वहाँ पे सिंपल बात है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा रहता है। ठीक है, अगर आप बॉयलर में काम कर रहे हैं तो अगर आपका बॉयलर में अगर 20 kg में आप स्टीम जनरेट करें तो उसका अलग से बॉइलिंग प्रेशर टेम्परेचर रहता है। अगर आप 15 kg में करें तो बॉइलिंग टेम्परेचर अलग से रहता है। तो अगर मान लीजिए आपका जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो 450 डिग्री और 40 kg पे हो रहा है, और आपके प्रोसेस हीटिंग के लिए आपको चाहिए 350 और 15 kg, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऑब्वियसली प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा। 40 से लेकर आप 15 लेके आओगे, उसके लिए आपका PCB लगा रहता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। उसके बाद क्या, आप जैसे 40 का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग रहता है, 15 का अलग रहता है, तो पहले आप प्रेशर रिड्यूस कर लिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या बॉइलिंग टेम्परेचर अलग रहेगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर अलग आपका वहाँ पे ड्राई स्टीम रहता है, तो आपको कम अमाउंट ऑफ आपका जो एनर्जी वहाँ पे लगाना पड़ेगा 350 डिग्री टेम्परेचर गर्म करने के लिए। कम अमाउंट ऑफ आपको पानी जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप 450 डिग्री 40 kg में करेंगे तो उसका अलग बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो वहाँ पे सिंपल बात है, बॉइलिंग टेम्परेचर को वहाँ पे मद्देनजर रखते हुए, इंपोर्टेंस देते हुए वहाँ पे आपका प्रेशर पहले रिड्यूस किया जाता है, उसके बाद आपका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अगर आप 40 kg पे 350 डिग्री आप अगर लेके आओगे बोलो तो वहाँ पे क्या होगा, 40 kg में 350 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट पानी हो जाएगा सब कुछ सिस्टम में, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर से वो नीचे वाला है। हाँ। देखेंगे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के अकॉर्डिंग बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है। आई होप आप समझ रहे हैं अच्छे से, नहीं होता तो एक बार आप बताइए, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर का वहाँ पे मेनली रोल रहता है। और कुछ क्वेश्चन आगे लग रहा है। और ये जो है कह रहे हैं कि आपको पता 1000 वो लिक्विड के लिए होता है, ओनली नॉट फॉर एयर। ओके, आपने फिर पूछा नहीं था ना? हाँ। पूछे थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं था। वो एयर के लिए पूछे थे। हाँ, ओके। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्या है? आपका पेमेंट कितना है, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास ऑपरेटर? ये थोड़ा पर्सनल सवाल हो गया है इसका। ऐसे पब्लिकली जवाब देना सही नहीं रहता। सही नहीं रहेगा। जैसे अगर हम लोग का पूछ रहे हैं तो हम लोग इन जनरल जो पे स्केल है ना उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। हाँ, पर्सनली पे स्केल बता सकते हैं। पे स्केल बता सकते हैं। जैसे सेल में अगर आप एज ए बॉयलर अटेंडेंट का देखेंगे तो सेल में अकेला एक पोस्ट है जो कि रेगुलरली इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट मतलब ज्वाइनिंग होता है। बाकी आप अगर डिप्लोमा है तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग है। आप BE में आएंगे तो MPT में आपका ट्रेनिंग रहता है। आपका IT में अगर आप आएंगे ACT में उसमें भी ट्रेनिंग रहता है। लेकिन बॉयलर में क्या होता है, आपका एज ए बॉयलर अटेंडेंट आपको रेगुलर यहाँ पे ज्वाइनिंग करना होता है। और इसके जो स्टार्टिंग पे स्केल है अप्रॉक्स 15,830 रुपीज़, 15,830 रुपये उसका बेसिक पे है।
स्टार्टिंग में, और आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75, तो आपका जो ग्रॉस सेलिंग है वो बन जाता है यहाँ पे अप्रॉक्स। नेक्स्ट कुछ है देखिए। हाँ, तो थैंक यू, जय कुमार जी समझ गए हैं, हाँ। अप्रिशिएट किया है। और कुछ क्वेश्चन देखिए स्किप हो गया क्या? वेणुगोपाल पीकट, ओके, कैविटेशन के बारे में थोड़ा बताइए। कैविटेशन अब बताएंगे? बता दूंगा आप, फिर मैं कुछ ऐड कर दूंगा उसमें। बताइए बताइए एक्चुअली कैविटेशन क्या होता है? एक्सपर्ट जी बैठे हैं आप। नहीं भाई, पावर प्लांट एक्सपर्ट मेरे को तो मजा आ रहा है। कैविटेशन मोस्ट प्रोबब्ली आप देखोगे तो पंप को ड्राई चलना होता है, ठीक है। तो ड्राई जो रनिंग होता है इंपेलर, आपका इंपेलर ड्राई रनिंग होता है, आपका कैविटेशन होता है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन। जैसे आपने कोई पंप अगर आप चला रहे हो, मान लिया फिट पंप चला रहे हो, आपने डिस्चार्ज खोल के नहीं रखा है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लूइड कहीं पे जा नहीं रहा है, आपका रिसर्कुलेशन भी बंद है मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या इंपेलर रनिंग हो गया क्या, वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है, फ्लूइड का टेम्परेचर राइज होगा, तो फिर वहाँ पे शायद बहुत बड़ा वहाँ पे कुछ रीजन आता है। मतलब इंपेलर जो अगर ड्राई रन होता है ना, उसको कैविटेशन बोलते हैं। इसके बारे में जोगेंद्र भाई ऑलरेडी एक वीडियो बनाने का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो शायद नेक्स्ट वीक आ जाएगा, देखते हैं अभी। और इसको पूरा प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पंप में कैविटेशन क्या होता है आपका, मतलब पंप का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। तो कैविटेशन मतलब जैसे कि आप मान के चलो कि गांव में कहीं पर देखे होंगे, किसी तालाब से अगर हम लोग पंप के थ्रू पानी खींच के बाहर लेके जाते हैं, तो उसका जो फुटबॉल रहता है पानी में जो डूबा रहता है, देखो ना, तो जब वो पंप सक्शन करता है, उस पानी को भेजता है, तो वहाँ पर एक सराउंडिंग में ऐसे होल बनता है, पानी के अंदर होल बनता है, वो क्या कहलाता है, कैविटेशन होता है। मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, अगर पंप में अगर देखा जाए कैविटेशन के बारे से, तो कैविटेशन क्या होगा, अगर प्रॉपर वो सक्शन नहीं मिलेगा उसको फ्लूइड का, तो कैविटेशन क्रिएट करेगा, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट और कुछ आया है, जय कुमार जी का देखिए कुछ आया है, सेल में मुसीबत। सेल में ओसिटी लेवल पर अगर आई पावर ज़्यादा है तो क्या सर्जरी करवाने का ऑप्शन दिया जाता है? ये थोड़ा अलग लेवल का ये एक्चुअली ऑनेस्टली बन रहा है, हम लोग इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ। ये हम लोग किसी को नहीं, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली में कहना शायद अगर ये कहना चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम पे अगर आपका थोड़ा ज़्यादा है पावर ज़्यादा है और उसके कारण आपका जॉब रिजेक्शन हो रहा है, तो क्या आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऑपरेशन करवा के आप फिर ज्वाइन कर सकते हो? ऑप्शन देते हैं एक बार। हाँ, लेकिन वो जो डिफेक्ट जो है ना, प्रॉब्लम जो है, वो उनकी जो मेडिकल हायर लोअर लिमिट है, हायर लिमिट के आसपास होना चाहिए। हाँ, बियॉन्ड अगर हायर लिमिट है, रेंज से बाहर है, हाँ, तो फिर वो चांसेस कम है। हाँ, फिर बहुत कम चांस रहता है। उन लोगों को पता रहता है कि अगर इतना तक हो जाएगा करके, तो उन लोग ऑपरेशन का चांस देते हैं। हाँ, ठीक हो क्या आने की। बॉयलर शटडाउन के टाइम अगर 10 kg प्रेशर में ड्रम वेंट ओपन करने से क्या होगा? शटडाउन का टाइम शटडाउन करके 10 kg में आप वेंट ओपन करेंगे तो चांसेस है कि आपका जो ड्रम वेंट है वो उखड़ के नीचे चला जाए ऊपर। सही में ऐसा होता है, क्योंकि आप 10 kg का प्रेशर है और मान लीजिए जो आपका वेंट लगा है उसके डाउन साइड में 10 kg है, अप साइड में 0 मतलब 1 kg प्रेशर है, तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है। तो आप जैसे खोलेंगे ना, तो वहाँ पे क्या एक जो बेस है वहाँ पे वेंट का, उसमें एक थर्स्ट आता है, जो स्वेलिंग इफेक्ट अभी हम लोग बोलते हैं ना, उसके चलते क्या है, सडनली क्या ड्यू टू हाई प्रेशर डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टीम वहाँ से निकलने लगेगा वेंट के थ्रू, तो उसके चलते क्या करेंगे, वेंट पाइप टूट जाता है। ये कंडीशन है वेंट पाइप टूटने का होता है। दूसरा जो है आपका ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला, टूटता ही है, बस आपका जो स्टीम है वो सुपरहीटेड बन जाएगा, मोस्ट प्रोबब्ली वेंट टूटने का रहता है। और अगर आपका वेंट पाइप अगर ह्यूमन एरिया के आसपास आता है, जैसे आपके पास वेंट पाइप आप 10 kg में खोल लें, तो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांसेस है, क्योंकि 10 kg मतलब थोड़ा अच्छा खासा टेम्परेचर में होगा, मोस्ट प्रोबब्ली जो है वो पाइप टूटने का रहता है। नेक्स्ट कुछ है? नेक्स्ट तो फिलहाल कुछ नहीं है। किसने थैंक्स बोला? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं है। बता दें कि 1 क्यूबिक मीटर में 0.001 टन होता है, मीट्रिक टन। अच्छा, तो अगर 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 0.001 टन्स मल्टीप्लाई एयर में ना, हाँ 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक।
क्यूबिक मीटर में बस क्यूबिक तो ठीक है, एक वर्ड है क्यूबिक मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर क्यूब हो गया हाँ, वही एक्चुअली, मीटर एम क्यूब क्यूब। पर आवाज जो होता है ना हाँ। वही है वो। क्यूबिक सुनने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत कुछ बड़ा वो वर्ड लगता है एक्चुअली, नहीं तो मीटर क्यूब पर सेकंड सीधा बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर बोलने के जो है वो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और कुछ बदल जाएगा कुछ है। नेक्स्ट हम लोग का जो है और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछिए, फिर उसके बाद में इसको बंद करेंगे। कोल में वोलेटाइल मटेरियल क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। अगर हम लोग वीएम में देखेंगे तो कोल में वीएम रहता है वो पीए कोल में इसका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोग के पीए कोल में जैसे परवराइज में हम लोग कोल को ग्राइंडिंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक कोल अगर हम लोग जो कोल एक 1 kg ऑफ कोल अगर हम लोग मिल में दे रहे हैं तो आपको 1 kg ऑफ कोल पाउडर आपको वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है विथ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करके। अगर जैसे हम लोग कोल को हीटअप करते हैं मिल में ग्राइंडिंग करने के लिए, तो अगर कोल में जो वीएम है उसका जो इग्निशन पॉइंट बहुत ही कम टेम्परेचर पे है, अप्रॉक्स वो 95 से 110 के बीच रहता है वीएम का जो इग्निशन पॉइंट है। तो जैसे मिल में आप कहते अगर आपको एक्सप्रेस होगा तो मिल में जो आउटलेट टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करता है के आसपास नहीं वो अगर विंटर में है तो थोड़ा ज़्यादा 85 के आसपास, और समर में है तो 75 के आसपास रहता है। अगर आप मिल आउटलेट टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो क्या है कोल पाउडर में कोल में जो वीएम है वो इग्निशन हो जाता है। तो पीएम का क्या है वो बहुत ही लो टेम्परेचर को इग्निशन करता है, बस ये उसका जो है एडवांटेज है कि वो कंबस्टेबल है, उसमें उसका थोड़ा जीसी भी आपका थोड़ा बढ़ जाएगा परसेंटेज ऑफ वीएम अगर आपका कोल में ज़्यादा है तो। और कुछ देखिए क्या लिखा है, तो कुछ विश्वास जी ने कुछ पूछा है। आईबीए रूल्स के हिसाब से बॉयलर स्पेसिफिकेशन कहाँ रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? वो तो बॉयलर के फेस पे रहता है ना। हाँ, जैसे आप फेस प्लेट के किसी ऊपर। के बॉयलर में जाते हैं तो आपके जहाँ पे आप फ्रंट मारते हैं, मान लीजिए जो फ्रंट स्पेस है वहाँ पे जिसको इजीली कोई भी जाकर उसको देख सकता है, वहाँ पे बॉयलर का जो स्पेस रहेगा मेक का रेटिंग सरफेस एरिया प्लस टेम्परेचर हो गया बोला चाहिए। वो सब वही लिखा रहेगा। ओके बस फिर आता है आपके क्वेश्चन है नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। और अपना कंप्लीट हो गया क्या? नहीं एक्चुअली पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है एफिशिएंसी को ये करने के लिए, बट क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसके लिए अटेंड करना था, थोड़ा वो गेम हो जा रहा है। अपना अभी के हाँ जैसे हम लोग बॉयलर एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए जैसे हम लोग अभी वाटर हैंडलिंग बात कर रहे थे तो वहाँ पे फ्लैश स्टीम जो निकलता है ना, जैसे हम लोग सीवीडी आईवीडी खोलते हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्लैश स्टीम का। तो जैसे हम लोग मान लीजिए सीवीडी अभी कंटिन्यूसली खोल रहे हैं 2-3 दिन पे, तो उसमें क्या है आपका बॉयलर से जो लेटेंट हीट वाला वाटर है वो आ रहा है, तो उसमें आपका जो भी स्टीम और वाटर ड्रॉ हो गया तो उसमें क्या वाटर तो नीचे चला जाएगा, लेकिन वो स्टीम है वो आपका ऊपर एक्वस में चला जाता है, वो वेस्टेज होता है। तो आप क्या है वो जो सीबीडी के ऊपर से आप एक फ्लैश ट्यूब खोलते हैं उसको आप थिएटर में जाकर यूज कर सकते हैं वाटर को यूज करने के लिए। आपका लो अगर आप किसी लोअर साइड पे और भी कुछ आपके पास कुछ फ्लूइड है उसको आप हीटअप करने के तो वहाँ पे भी आपका यूज कर सकते हो आप उसको। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं मतलब कंडीशन, उसको बताना अभी बहुत शॉर्ट पीरियड में नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन को अटेंड करने के साथ ये सब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मतलब अलग हो रहा है देखेंगे, क्योंकि हम लोग कहाँ पे थे कहाँ पे अभी हैं तो उसको रिलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ नेक्स्ट कुछ है कृणाल पूरी पूछ रहे हैं वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, सुपर सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। हाँ इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं पूरी जी? कोई भी सिंबल है क्वेश्चन मार्क है नहीं? हाँ मतलब वही कहना चाह रहा हूँ इसके बारे में क्या 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 कहना है चाहते उसको हैं? बता ठीक है, दीजिए। ये हाँ? क्या क्या है उसी को पूछ रहा हूँ। हम लोग थोड़ा सा उसमें एक्सप्रेशन ओके, नवनीत शर्मा कहना चाह रहे हैं कि वोलेटाइल मैटर जो है फ्लेम देता है, हीट नहीं देता है कोल में शायद। कम्बस्टेबल है कि नहीं वो? हाँ। कम्बस्टेबल है ना? इनका ये कहना है कि वो फ्लेम देता है हीट नहीं देता, तो हीट कहाँ से आएगा? अगर फ्लेम नहीं रहेगा तो हीट कहाँ से आएगा? फ्लेम से ही तो हीट आता है ना। ओके फ्लेम जलेगा तभी वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके ओके, विश्वल जी कह रहे हैं बॉल मिल से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। ओके बॉल मिल्स, हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक ये बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा यार, एक आध हफ्ते में वीडियो मिलेगा आपको बॉल मिल का। बाउल या बॉल बोले हैं? वही बॉल मिल वही बाउल एक ही बात है। ओके बॉल मिल वही बाउल नहीं नहीं बॉल अलग रहता है। यहाँ पे वेस्ट में बॉल है और एक बाउल होता है वहाँ पे 3 लोग। अच्छा ओके।
और कुछ है? ठीक है, जो भी है उसका वीडियो मिल जाएगा। वेट स्टीम वाला थोड़ा बता दीजिए। हाँ पूरी जी बताइए थोड़ा वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अगर हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कुछ, तो जैसे इसमें एक मैंने वन बाय वन उनको बताते हैं वेट स्टीम क्या होता है। हाँ, वेट स्टीम क्या होता है, उसमें परसेंटेज ऑफ जो स्टीम है वो आपका 10 to 15 रहेगा, और आपका वाटर उसमें रहेगा 80 to 85%, दैट इज योर वेट स्टीम। अगर आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम अगर आप बोलेंगे तो वो आपका जो परसेंटेज ऑफ जो स्टीम है वो 70 to 80%, और उसमें वाटर रहेगा अप्रॉक्स 20%, दैट इज जो आपका ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अगर सुपरहीटेड स्टीम बोलेंगे तो वहाँ पे क्या परसेंटेज ऑफ जो स्टीम है वहाँ पे 90% रहता है, 99% रहता है, वहाँ पे 1% से भी कम रहता है आपका वाटर उसमें मिक्सिंग, तो वो आपका सुपरहीटेड स्टीम हो गया। उसको लीजिए, अगर आप किस में जानना चाहते हो, मेरे जो चैनल है पावर प्लांट एक्सपर्ट, उसमें मैंने एक स्टीम फॉर्मेशन का एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिए अच्छे से। चैनल का नाम है पावर प्लांट एक्सपर्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वैसे। ओके, तो वो आप देखिए, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो आपका डाउट है ना वेट स्टीम से लेकर सुपरहीटेड स्टीम, वो सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट के बारे में थोड़ा बताइए। इसका RDO प्रोसीजर। इसका वीडियो तो बनाया था? बनाया क्या? नहीं वीडियो अभी बन रहा है उसका RDO का। अच्छा, रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट सीधी सी बात है, जो आप बॉयलर में इरेक्शन के समय में रिफ्रैक्टरी लगाए हो, वहाँ से दो तरीक़ों से, एक होता है केमिकल वाटर और एक होता है मैकेनिकल वाटर। मैकेनिकल वाटर मतलब क्या होगा, जब आप रिफ्रैक्टरी को लगाओगे तो उसके लिए जो भी मटेरियल्स आप यूज़ करते हो तो क्या होता है मैकेनिकल में आ जाएगा। और केमिकल क्या होता है, जो आप रिफ्रैक्टरी जब उसको फॉर्मेट बना रहे हो, मान के चलो रिफ्रैक्टरी जहाँ जिस प्लांट में बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं, उस केमिकल में जो मॉइस्चर रहेगा वो रहेगा केमिकल वाटर कहलाता है। तो मैकेनिकल वाटर और केमिकल वाटर को ही हम लोग को क्या करना, वहाँ से रिमूव करना, ताकि उसका जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है आपका रिफ्रैक्टरी का वो प्राप्त हो सके। इसके लिए हम लोग RDO प्रोसीजर करते हैं, रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट कहलाता है, जो कि और बॉयलर उसमें बहुत स्लो फायरिंग करते हैं। हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्लो फायरिंग करना है आपको बॉयलर 1 को। मिनट से 4 या 6 आपका डिग्री नहीं 1 मिनट सैचुरेशन टेम्परेचर चेंज होना चाहिए वाटर का, ऐसे उसको फायर किया जाता है। नेक्स्ट कोई हो क्वेश्चन? गया। हाउ कैविटी फॉर्म्स इन CEP पंप। CEP में कैविटी के साथ सीपी में क्या, अगर आप मान लीजिए अगर आप एक रनिंग सीपी है वो तो कंटिन्यूस कंडेंसर फ्लो दे रहा है, दूसरा अगर आपको जो ऑटो स्टैंड बाय में रखे हैं उसका डिस्चार्ज वाल्व टाइम पे नहीं खोले हैं और वो ऑटो स्टार्ट हो गया है और डिस्चार्ज वाल्व नहीं खुले, तो उस केस में क्या होता है, उसमें कैविटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी कारण से प्रेशर बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। हाँ, उसमें भी आता है। होता है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पंप का जो डिलीवरी एंड है वो अगर आपका आइसोलेट है तो वहाँ पे ये कैविटेशन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। CEP कंडेंस एक्सट्रैक्शन पंप की हाँ, बात कर रहे हैं ना, हाँ। जो कि कंडेंसर पर लगा रहता हाँ, है। कंडेंसर के नीचे वो रहता है बॉटम में लेस देन 0 मीटर। ये तो कोशिश करना है कि वो कैविटेशन ना ही हो, हाँ। ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा लेवल पे नहीं बढ़ना हाँ, चाहिए, नहीं, तो actually एक्चुअल ना डिस्क का प्रॉब्लम आता है। एक टरबाइन में जो क्रिटिकल पैरामीटर होता है उसमें एक होता है हॉट वेल लेवल, हार्डवेयर लेवल और हॉट वेल लेवल को मोस्ट प्रोबेबली आपका सीपी मेंटेन करता है, तो उसके लिए एक रनिंग रहता है, एक स्टैंड बाय रहता है, लेकिन स्टैंड बाय जो है उसको भी जो सारे चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे आपका सीपी अगर ऑटो स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो डिस्चार्ज वाल्व है वो अगर आप ऑटो लॉजिक में खोल रहे हैं तो वो उस टाइम पे ओपन हो जाना चाहिए, अगर आप यहाँ से DCS से खोल रहे हैं मैनुअली तो उसको ओपन हो जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करते हैं। नेक्स्ट ओके, रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट हो गया क्या? हाँ हाँ, हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो ABO का पहले करेगा या RDO? अच्छा, ABO पहले करेंगे या RDO? नहीं, पहले आपका RDO होना है। फर्स्ट RDO पहले होगा, RDO फिर ABO। क्योंकि ABO करने के लिए आपको वाटर हीटअप करना है बॉयलर अंदर कंबसन करके, थोड़ा हाई अमाउंट ऑफ ज़्यादा आपको हीट जनरेट करना होता है, तो उसके लिए पहले आप रिफ्रैक्टरी करेंगे, तब जाके आपका जो बॉयलर और ट्यूब में जो रेडिएंट जोन की जो ट्यूब है उसमें
आपका हीट फाउलिंग होगा। तो पहले फर्स्ट जो होता है वो आपका फर्स्ट आरडीओ करना है, फिर उसके बाद एबीओ ABO प्रोसीजर किया जाएगा, क्योंकि एबीओ में आपका जाने रहो जितना भी प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर आपको वहाँ तक लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए थर्मल इम्पैक्ट ज़्यादा आता है शुरू में जब हीटअप देते हैं, इनिशियल जब हीटअप करेंगे तो इसलिए आरडीओ करना पहले जरूरी है। और क्वेश्चंस की ख़त्म करें। और 5 मिनट 5 मिनट्स लेफ्ट, हाँ फिर इसके बाद में क्लोज करेंगे। और हम लोग का टॉपिक तो आज इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट होगा एक्चुअली। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि अगर और भी आपको फ्यूल को कम करना है फ्यूल इकोनॉमी में, तो जैसे कि आपका बॉयलर पे जो इनलेट जो हम लोग वाटर सप्लाई दे रहे हैं, फीड वाटर सप्लाई दे रहे हैं, उसके टेम्परेचर को गेन करके हम लोग कर सकते हैं। टेम्परेचर राइज करना है, टेम्परेचर राइज करके करते हैं। जो हम लोग एयर सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में, इग्निशन के लिए जो एक्सेस एयर भी दिया जा रहा है, तो एक्सेस एयर को तो आपको एकदम मिनिमम करना ही है। एक्सेस एयर ज़्यादा या फिर कम रहेगा तो उसमें आपका इफेक्ट करता है आपका, है ना। और तीसरा चीज़ ऑटोमाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। चौथा चीज़ जो आपका ऑयल भी जो भेज रहे हैं उस पर ऑटोमाइजेशन तो अलग है, जो ऑयल भी भेज रहे हैं उसको भी हम लोग हीट अप करके हम लोग उसका एफिशिएंसी को गेन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आया लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, देख लेते हैं। एचपी हीटर को लाइन के प्रोसीजर बताइए। एचपी हीटर को लाइन भी कुछ सवाल है इसके ऊपर। अच्छा, बॉयलर ड्रम का टीडीएस का पीएच के साथ का रिलेशन है क्या? ओके, टीडीएस का पीएच के साथ रिलेशन है बॉयलर ड्रम में। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो पीएच के साथ टीडीएस का बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इसके साथ लिंक नहीं है, क्योंकि पीएच एक अलग चीज़ है, एक टीडीएस अलग चीज़ है। अगर टीडीएस क्या होता है, मतलब देखेंगे तो वो इंटरलिंक्ड है, क्योंकि आपको पीएच मेंटेन करने के लिए बोला गया आप Na3PO ऐड करते हो, ट्राइसोडियम फॉस्फेट ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद उसमें वहाँ पे केमिकल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद स्लज उसके बाद जनरेट होता है, हाँ। स्लज जनरेट होता है, तो स्लज का प्रॉपर्ली रिमूवल नहीं करेंगे तो वहाँ बॉयलर के अंदर टीडीएस लेवल बढ़ जाता है। तो क्वाइटली मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है, इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड है पीएच के साथ, क्योंकि पीएच बॉयलर में मेंटेन करना जरूरी है। हम लोग उसमें केमिकल ऐड कर रहे हैं, ड्यू टू एडिंग केमिकल स्लज बन रहा है वहाँ पे, तो दोनों रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, बाकी एक्चुअल में दोनों अलग अलग हैं लेकिन रिलेटेड, इनडायरेक्टली वो रिलेट कर रहे हैं। एचपी हीटर को लाइन में लेने का प्रोसेस डिटेल में बताइए। एक्चुअली एचपी हीटर को लाइन में लेने के लिए क्या आपको पहले तो उसका जो एडिक्वेट प्रेशर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप टरबाइन रोलिंग कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा जैसे आप उसके लिए आप स्टीम लेंगे, तो टरबाइन रोलिंग के बाद मतलब उसका जैसे एडिक्वेट प्रेशर टेम्परेचर आपको आ गया एचपी हीटर के लिए, तो आप एक्सटेंशन खोल के एचपी हीटर को लेंगे। लेकिन पहले आपको क्या उसमें जो कूलिंग है वाटर, आपका जो वाटर है वो सर्कुलेट होता रहेगा थ्रू फीड पंप के थ्रू एचपी हीटर जाके रेडिएटर में पानी जाता रहेगा। और उसमें आप क्या करेंगे, वेंट ओपन रहता है आपका, एक लंबा प्रोसीजर आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो पहले आपको वाटर लेंगे तो उसमें चार्ज होना ही है पहले, उसके बाद आप उसमें स्टीम साइड खोल के उसका ड्रेन खुला रहेगा, उसका वेंट खुला रहेगा, फिर आप उसमें धीरे धीरे स्टीम आपको चार्ज करके उसका एचपी हीटर के बाद जो कंडेंसेट जनरेट होगा प्लांट पूरा में जाएगा, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा वो मतलब है, बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसको कोशिश करें हम लोग और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसको लिखते जाना पड़ेगा यार। हाँ नहीं है, ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम सुमन जी। नेक्स्ट और कुछ बस ऑलमोस्ट हो गया ना, 1:30 मिनट। एचपी हीटर को लाइन में लेने का प्रोसीजर। हाँ ये अभी बता रहा था मैं, इसके बाद एक वीडियो आने वाला है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट बता नहीं सकती है, ठीक है। सिंपली बता रहा हूँ कि एचपी हीटर का फ्लूइड फ्लो होता रहेगा, क्योंकि बीएचपी आप चालू करेंगे तो एचपी हीटर का फ्लूइड आपका जो आता रहेगा उसमें बस स्टीम साइड कुछ आपको चार्ज करना है, तो उसके लिए कुछ आपको मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर प्रेशर वही है, ठीक है सर। ओके, 2 मिनट में अच्छा है। और हाँ मेरे आज मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन आने वाला था, लेकिन ड्यू टू कुछ टेक्निकल रीजन आ नहीं पाया। लेकिन हम लोग का जो चार्ट है अभी, इसको हम लोग ऑफलाइन अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक जो है वो लाइव आने के लिए, बट इस बार आप ऑफलाइन वीडियो देख के देख सकते हैं। हाँ ठीक है। ये सब लॉकडाउन का इफेक्ट है ना, लॉकडाउन में इक्विपमेंट्स अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ थोड़ा सा इशू है अभी, बट डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको और बेटर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो
थैंक चांद friend, देना थैंक यू फिर बोला। आज का यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग थर्सडे को मिलेंगे आप लोग को, फिर से लाइव। अगर जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट होंगे एक वो सारी कुछ चीज़ चैनल को पूछ रहे हैं, आपके चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम है पावर प्लांट एक्सपर्ट है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल होगा। अभी हाँ लिंक अवेलेबल होगा, आप जाके देख सकते हैं। और कुछ सवाल आया ना बीएफपी डेटर का इंटरलॉकिंग, बीएफपी थिएटर के Director इंटरलॉकिंग की interlocking। इंफॉर्मेशन। अच्छा तो हम लोग शॉर्ट लिस्ट को थोड़ा बता देते हैं ना। हाँ। हाँ? क्योंकि बीएफपी हाई प्रेशर पंप है उसमें, और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा बॉयलर को फीड किया जाता है, तो इसके लिए एक एडिक्वेट इनपुट में वाटर सप्लाई बहुत मैंडेटरी होता है। तो इसलिए कि बीएफपी का जो मेन इंटरलॉक रहता है डेटर लेवल लो पे, अगर आपका डेटर लेवल एक सर्टन लिमिट पे आके लो आ गया तो बीएफपी ऑटो ट्रिप हो जाते हैं ड्यू टू एनपीएसएच। अगर आपका एनपीएसएच मेंटेन नहीं होगा तो बीएफपी जो है एफिशिएंटली रनिंग नहीं होता। तो डायरेक्ट जो इंटरलॉकिंग रहता है वो डेटर लेवल लो में आपका बीएफपी ट्रिपिंग रहता है। और कुछ है? लाइट अप के टाइम पर 3 केजी पे एयर वेंट क्लोज करते हैं हम, एमएसएसबी ओपन करें या फिर थोड़ा प्रेशर राइज होने दें? 3 kg एमएसएसबी हाँ। वो डिपेंड करता है कि आप कॉमन हेडर पे स्टीम डिलीवर कर रहे हो कि तो 3 केजी पे ये क्या बता रहे हैं कि 3 केजी पे वेंट क्लोज कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद इनका एमएसएसबी ओपन करना है या थोड़ा और वेट करना है? नहीं आप पूरा वेट करना है। मिनिमम तो आपको 8 से 10 kg वेट करना है। और एमएसएसबी नहीं खोलना है उसके उसके बाद है मतलब एमएसएसबी ओपन करने से पहले 8 केजी प्रेशर आना चाहिए। मिनिमम 8 kg आना चाहिए। और डिपेंड करता है कि आप टरबाइन में दे रहे हो कि हाँ। एक कॉमन हेडर पे आप डिलीवर कॉमन हेडर पे डिलीवर कर रहे हो तो आप- हेडर को हाँ, हीटिंग आप करने के कॉमन हेडर पे अगर लिए डिलीवर कर रहे हो तो आप 8 kg में आपको बाईपास खोल के चार्ज कर सकते हैं। बॉयलर का जो है वेट करेगा। अगर आप टरबाइन में दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा और वेट करना है। अगर ऐसे मोनोमोलिक यूनिट होता है ना, सिंगल बॉयलर सिंगल टरबाइन, वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 18 kg 20 kg। उसके बाद आप स्टॉप वाल्व खोल के लाइन को हीटर में डाल सकते हैं। 3 kg में आप खोल नहीं सकते स्टॉप वाल्व। पूरा पानी हो जाएगा उतने में तो पूरा लाइन में पानी चला जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। और कौन है वो? हो गया ऑलमोस्ट लग रहा है। हो गया क्या? करें क्लोज? कर सकते हैं। क्लोज करो भाई। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को फिर से लाइव आएंगे 4 बजे। जो भी क्वेश्चंस हैं और जो आप लोग बोले हो बनाने के लिए वीडियो, उस पर हम लोग इस वीक अपलोड करने की कोशिश करेंगे जितने भी हैं। और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीक में जो आपका वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, उसके बाद जो भी अगर और डाउट रहेगा तो उसको भी आप देख के पूछ सकते हैं। और कुछ बहुत सारे वीडियो हम लोग पावर प्लांट से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहां से जाके देखिए। और जो नहीं समझ में आता है उसको भी आप यहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं लाइव। और हम लोग का जो सेटअप है, डिस्कशन है, अगर आपको ट्रूली पसंद आ रहा है हाँ, तो आप अपने फ्रेंड्स से ये शेयर कर सकते हैं। शेयर कर दीजिए उनको भी बता दीजिएगा ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। अगर आपको कुछ मन में डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मतलब ठीक है, जनरल जो भी है आपका जो भी रहेगा को अच्छा लग रहा है तो हाँ ठीक है। इसके बहाने अपना बॉयलर अटेंडेंट मतलब प्रोफेशन में लोगों के साथ टाइम पास भी थोड़ा हो जा रहा है। सर, आपका चैनल का नाम क्या था? मेरे चैनल का नाम मतलब है जी क्या? ऐसे। आपका तो एलियस के सामने डाल देंगे। हो गया ना, क्लोज करें हाँ राइट। एंड ठीक है भाई, नेक्स्ट